तुम्हें क्या करना होगा, एडवांस देना पड़ेगा, ठीक है ना, IIT एडवांस में। और वो भी एडवांस में जब तुम टॉप रहते हो 200 रैंक के अंदर, ठीक ना, 200 के अंदर, तब जाके तुम्हें IISc में जाने का मौका मिलेगा। और देखो इसके थ्रू, KVPY के थ्रू बहुत आसानी से तुम इंटर कर लोगे। अगर तुम इसमें भी तुम्हारा अप्रोक्स रैंक अगर 200 के अंदर आता है, तभी तुम इसमें IISc में जा पाओगे। लेकिन क्या होता है ना, जैसे KVPY में इतना कंपटीशन नहीं होता जितना कि IIT में जाके कंपटीशन हो जाता है, ठीक ना। मतलब अभी सोचो कि अभी बहुत लोग सोए हुए हैं, अभी कंपटीशन के लिए वो तैयार नहीं है, जैसे अभी तुम लोग भी सोए हुए ही हो, ठीक ना, KVPY के लिए। जो मतलब इनको क्लियर करता है वो बता दो, वो क्लास जैसे तुम्हारा इंटर सिलेबस में लास्ट में बोल अब अब एक चीज, जब तुम इसके इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है, अगर तुम इंटरव्यू में जाओगे, वो वहां पे तुमसे पूछा जाएगा कि आप IIT में जा सकते थे, ठीक है, IIT के लिए जा सकते थे, आप क्यों आए यहाँ, KVPY के थ्रू क्यों आ रहे हैं। जैसे IISc और IJET जाओगे तो KVPY ही क्यों सिलेक्ट किया, IIT क्यों नहीं किया, तो तुम्हारा यही आंसर होना चाहिए कि हम IIT के लिए हम इंटरेस्टेड ही नहीं, ठीक है, हमें तो KVPY करना था, हमें तो रिसर्च करना है, ठीक है, हमारा मेन टारगेट ही सर रिसर्च है। अब देखो सर KVPY सर की सर 12th के बाद भी दे सकते हैं क्या? मैं बताता हूँ ना, अभी थोड़ा सा सुनते चलो ना। 11th में भी दे सकते हो, 12th में भी दे सर सकते हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हो, 3 बार तुम्हें मौका मिलता है। अब देखो जैसे IIT तुम किस लिए जाते हो, तुम बताओ, जेई करने IIT जाते हो तुम, BE करने के लिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग नहीं तो BTech, ठीक ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों में यही डिफरेंस है, थोड़ा नाम में डिफरेंस है, थोड़ा कोर्स का डिफरेंस होता है, BE और BTech। बी हो गया तुम्हारा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और BTech हो गया बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो तुम ये करने जाते हो क्या, KVPY के थ्रू भी तुम BE BTech करते हो, नहीं, KVPY के थ्रू तो तुम्हारा BE BTech नहीं होता, तुम इंजीनियर नहीं कहलाते, तुम BSc साइंटिस्ट का, हाँ, तुम जैसे BSc टाइप में जाते हो। यहाँ पे फिर BSc नर्सिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल फिजिक्स तुम्हारा, केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ, BSc हो गया तुम्हारा फिजिक्स में, BSc हो गया तुम्हारा केमिस्ट्री में, BSc हो गया तुम्हारा मैथमेटिक्स में, BSc हो गया तुम्हारा एस्थेटिक्स भी होता है, BSc हो जाएगा तुम्हारा एस्थेटिक्स में। तो इस टाइप के तुम्हें कोर्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब KVPY के थ्रू तुम इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए तुम नहीं जा रहे, यहाँ से MBBS के लिए तुम ये सब चीज नहीं करने वाले हो। KVPY के थ्रू तुम साइंटिस्ट फील्ड में जाओगे, ठीक है, रिसर्च फील्ड में जाओगे, ओके। और देखो अगर तुम इसमें जाते हो तो तुम्हें डायरेक्ट IISc में मिलेगा ही, IJED मिलेगा ही मिलेगा, प्लस तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा, गवर्नमेंट के थ्रू है, प्लस तुम्हें एक आई कार्ड मिलेगा सर तुम्हें। APR करने से स्कॉलरशिप मिल जाएगा? नहीं तो क्लियर करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना, सिलेक्ट होना पड़ेगा ना? सिलेक्ट होना पड़ेगा। अब तुम्हें एक ID मिलेगा, जैसे कि तुम कहीं पर भी इंडिया के किसी भी, इंडिया की कुछ फॉरेन कंट्री भी अलाउ करता है KVPY के जो होते हैं ना स्कॉलर स्टूडेंट्स, उनको एक ID प्रोवाइड करता है, तुम कहीं भी लाइब्रेरी में जाके तुम रिसर्च ओरिएंटेड वर्क कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक ना। ये है KVPY, बहुत काफी मतलब समझ लो कि इनका है एक लेवल है। अब जैसे इसका स्ट्रेटजी क्या है, स्टेज पहले जान लो कि KVPY का क्या होता है, क्या 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 स्टेज होता है। एक तो पहला स्टेप में तुम्हारा होगा स्टेप 1 एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी होगा, वो मैं से बताऊंगा। पहला एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करोगे, पहला स्टेप निकालोगे, तब जाके तुम स्टेप 2 पे जाओगे, जहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू राउंड होगा, ठीक है, यहाँ पर इंटरव्यू राउंड होगा। फिर यहाँ पे अगर फिर तुम्हारा इंटरव्यू हो जाता है, फिर तुम यहाँ पे कहलाओगे KVPY स्कॉलर, तब तुम KVPY स्कॉलर कहलाओगे। फिर तुम्हें कॉल आ सक मतलब तुम काउंसलिंग कर सकते हो IISc के लिए, IJED के लिए। अगर रैंक तुम्हारा अच्छा होगा तो पहले IISc के लिए जाओगे, नहीं तो फिर IJED में जाओगे। IJED में जैसे इंडिया में टोटल 8 कॉलेज है, तो काफी अच्छा है। अब देखो पिछले साल का अगर हम बात करें, तो कोविड के वजह से सीधा का सीधा स्टेप ना, जैसे पहला एप्टीट्यूड टेस्ट जिसने क्लियर किया उनको डायरेक्ट यहाँ पे मौका मिल गया जाने, सीधा का सीधा वो KVPY स्कॉलर में आ गया, सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट में जिसका अच्छा मार्क्स था उसके बेसिस पे कर दिया, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। और इस बार का भी सिचुएशन यही है, वैसे मेंशन नहीं है इस बार के प्रोस्पेक्टस में, लेकिन इस बार का भी चांस, अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा होता तो डायरेक्ट तुम KVPY के स्कॉलर में पढ़ चला जाओगे, दूसरा इंटरव्यू होने का कम ही चांस है। लेकिन फिर भी मान के चलो कि तुम्हें इंटरव्यू भी देना होगा KVPY, तब जाके स्कॉलर कहलाओगे, अगर दोनों स्टेज तुम्हारा क्लियर होगा, स्टेप 1
और स्टेप 2। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन एग्जाम दे सकता है, इसमें क्या क्या स्ट्रीम है, क्या क्या स्ट्रीम। एक होता है SA, दूसरा होता है SX और तीसरा होता है SB। SA जो है ये क्लास 11th में है, मतलब इसमें बोल सकते हो 10th पास आउट, जैसे कि तुम लोग हो। ठीक है, ये क्लास 11th रनिंग में। और क्लास SX हो गया तुम्हारा क्लास 12th वाला, जो कि तुम्हारा भी स्टडी कर रहा है, और इसका ये 11th ये क्या होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए, पास आउट होना। और SB होता है कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर में हो, कहाँ पे, कौन सा फर्स्ट ईयर में हो, साइंस स्ट्रीम लिया हो वो, ठीक है, साइंस स्ट्रीम में फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में। सोचो इसमें कोई अटेम्प्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे तुम 11th, अभी 11th में हो, तो तुम SA दे सकते हो, बाद में जैसे 12th में जाओगे फिर तुम नहीं दे पाओगे ऐसे, फिर तुम्हें SX देना पड़ेगा, फिर तुम वहां से 12th भी पास आउट करके तुम्हें SB देना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारे लिए कौन हो गया, SA। अब SA के लिए देखो क्या क्या सिलेबस होता है। SA के लिए ये एज्यूम किया जाता है कि तुम अभी क्लास 10th ही पास आउट हो, 10th पास आउट हो, ठीक है, 10th पास आउट हो, तो 10th के लिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट का नहीं होता, वो तुमसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी पूछेगा। ठीक है, और तुम्हारा ये ऑल कंपलसरी है, यहाँ पे तुम्हारा सारा कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। ठीक है, भले क्लास 12th के लिए तो भी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्लास 12th में क्या बोलता है वो, PCM या नहीं तो PCB बोलेगा तुम्हें। जब क्लास 12th में जाओगे ना, अपियरिंग होगा, उनको पूछा जाता है कि आप मैथ्स लोगे कि बायोलॉजी लोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी देखना पड़ेगा। अब इसमें एग्जाम में पूछा क्या जाता है, जैसे पार्ट 1, जैसे स्टेज 1 था, इस पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टेज 1 के लिए, ये पार्ट 1 और पार्ट सर 2 आपका कुछ आवाज आ रहा है सर। एक सेकंड का वेट करना, इसको शांत कर रखना। ईयरफोन लेने पर तकलीफ होता है। আজি সারা মাইক অফ করে গেলে গালি পারবো, মাইক অফ করে লছি আজি তে গালি পারা তো আবার শুনি না আজি পাই বেয়া গালি দিব আৰু চেচ আজি মানুহকেইটা আজি কিংকা কয় ঠিক নাই এই কারণে মাইক অফ করে দিছি। আমাৰ অসমীয়া মানুহ বহুত বেয়া, আমাৰ অসমীয়া মানুহ বহুত বেয়া ক'ব নোৱাৰে, এইটো পাৰে সেইকাৰণে মাইকটো বন্ধ কৰিছে। আজি ইহঁত মৰিল আৰু কাম কৰা মানুহকেইটা। aku চাইছিলে ডেছ চাইছিলে এটা পেৰা দি আছে। चलो बस शांत हो जाओ, ভাবছি কি शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल मार्क्स का बॉक्स बना लेते हैं। टोटल मार्क्स इधर सब्जेक्ट ले लेते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैथ्स में 15, फिजिक्स में भी 15, केमिस्ट्री में भी 15 और बायोलॉजी में भी 15। फिर पार्ट बी में 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 आएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा पार्ट 1 में जो होता है, ईच क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का, ठीक ना, 1 मार्क्स। और जो ये तुम्हारा पार्ट 2 होता है, ये होता है 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का। तो इस हिसाब से यहाँ पे टोटल कितने हो गए, टोटल मार्क्स यहाँ पर कितने हो गए, 25, 25, 25 और 25, और चारों पार्ट को ऐड कर दे तो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, और इसमें निगेटिव होता है 25% जो है निगेटिव मार्किंग है। हर एक क्वेश्चन पे 25 निगेटिव मार्किंग। तो समझ में आ गया, तुमसे फिजिक्स भी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री भी पूछा जाएगा, बायोलॉजी भी पूछा जाएगा, और पार्ट 1 में 15, ठीक ना, और पार्ट 2 में 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 का 2 मार्क्स का होता है, पार्ट 1 का 1 मार्क्स होता है। मतलब क्या कि पार्ट 1 तुम्हारा इजी रहेगा पार्ट 2 के कंपेरिजन में। तो 5 क्वेश्चन तुम्हें टफ मिलने वाला है, और 15 क्वेश्चन तुम्हें इजी मिलने वाला है। ओके, और
क्लास 12 का तो भी बताना नहीं है। अब सिलेबस जान लो, इसका सिलेबस क्या होता सर इंटरव्यू में कैसा सवाल पूछते हैं? है बता दूंगा। सिलेबस बता रहा हूँ, सिलेबस क्या होगा तुम्हारा फिजिक्स का। पास करने के बाद ही इंटरव्यू देने के लिए हाँ बुलाते हैं। हाँ, ये पहला स्टेज, ये पास करोगे तब। तो पहले सिलेबस जान लो। सिलेबस में मैकेनिक्स, अभी तुम्हें पता नहीं होगा मैकेनिक्स क्या होता है। पता है मैकेनिक्स में आता है तुम्हारा मोशन इन 1D, 2D, इसमें एनएलएम जानते हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, शायद हम यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे। वर्क पावर तुम्हारा मैकेनिक्स का, और एक रोटेशन भी आता है, मैकेनिक्स रोटेशन, यहाँ तक तो हम पहुंच जाएंगे। मैकेनिक्स तुम्हारा कवर करवा दूंगा। ठीक है, अब बाकी जो चीज है, अगला पोर्शन आता है सर ये तुम्हारा। रोटेशन लिखा है। हाँ, अगला जो तुम्हारा आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जानते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब पूरा पूरा आगे लिख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट से रिलेटेड सारा चीज, क्लास 10th लेवल में। सर ये अच्छा, हाँ, और उसके बाद तुम्हारा लेवल का तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं होता है 10th का, लेकिन जो लेवल मतलब पूछने का जो तरीका होता है ना, वो समझ लो कि तुम्हारा IIT मेंस का लेवल का ही सवाल होता है। ठीक है, लेकिन उतना टफ नहीं होता है, कैलकुलेशन नहीं होता। करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस का सीरीज, पैरेलल, ये सब चीज देखते हो ना, तो इसका तुम लोग एक बार प्रीवियस ईयर मंगा लेना, KVPY का ना प्रीवियस ईयर। इसके लिए कोई बुक्स नहीं खरीदना है तुम्हें। ठीक है, प्रीवियस ईयर बस मंगा कर देखना। इसका अगर कट ऑफ देखो, आपके पास है PDF होगा। प्रीवियस ईयर? हाँ, PDF होगा। सर हमको दे देते हैं। दे दीजिएगा सर। ओके हाँ ठीक, सर हमें दे दीजिए। ठीक है, सर हाँ आप सर, हमको दे दे दीजिएगा। ओके। देखो मैकेनिक्स हम दे- में पता चल गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट से रिलेटेड सारा, जैसे वोल्टेज क्या होता है, पावर क्या होता है। ठीक है, तुमने क्लास 10th में जितना पढ़ा होगा उसको सोचो कि तुम्हें डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जितना तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा वो तुम्हें डिटेल में पता होना चाहिए। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर शायद तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा। हाँ सर, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर ये तो सर फिजिक्स, 12th का टॉपिक है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्लास 10th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, फ्यूजन फिजन ये सब क्या होता है। एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में। कैसा चार्ज, जब हमारा रेस्ट पे होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन ये चार्ज जो होता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो ट्रेवल करता है, वो वाला हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो यही तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस है। ठीक है, जिसमें से तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तुम्हारा 12th का ऑप्टिक्स हो गया, देखो तुम्हारा 12th का, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया तुम्हारा 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया क्लास तुम्हारा 12th का। इतना सारा 12th का है। जैसे हीट ट्रांसफर हो गया तुम्हारा 11th का, और बाकी मैकेनिक्स हो गया तुम्हारा। क्या लिखे हैं? कहाँ पे? चार्ज के नीचे। चार्ज के नीचे, ये यहाँ पे जब रेस्ट पे होता है। अब जैसे तुम्हें पता नहीं है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, पढ़ा है क्लास 10th में? नहीं सर, 20 में। सर ऑप्टिक्स क्या होते हैं? ऑप्टिक्स नहीं पता है? लाइट। हाँ सर, हाँ तुमने, हाँ ओके, तुमने लाइट से पढ़ा होगा। ठीक ना, यहाँ पे सिलेबस में तुम्हें ऑप्टिक्स लिखा रहेगा। ओके, अब देखो ये तो तुम्हारा फिजिक्स का हुआ सिलेबस। मैथ्स का मैं मुंह से बोल देता हूँ कि क्या आएगा तुम्हारा। एलजेब्रा आएगा। ठीक ना, एलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज। फिर आता है तुम्हारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, फंक्शन, मेंसुरेशन, ये सारा तुम्हारा है मैथ्स का। अभी जानते हो उसका कट ऑफ कितना जाता है? 100 मार्क्स में से तुम्हें कितना चाहिए उसका कट ऑफ? देखो उसका कट ऑफ बता दो। 75 सर। कट ऑफ 75 क्या? तुम्हारा जो 2019 में जो कट ऑफ था, SA में तुम लोग आते हो, सिर्फ SA वाले का लिखता हूँ। जो जनरल में है उसको 45 करने से मिल गया, तो उसको 45 मार्क्स लाने से। जो SC 50% पेपर अप्रोक्स कर सकते हो। जो SC ST और PWD कैंडिडेट है उसके लिए 32, उसके लिए 32 पे एलिजिबल है। ओबीसी के लिए कितना है? ओबीसी नहीं होता है इसमें, ओबीसी जनरल में चला गया। SC ST और
पीएच जो कैंडिडेट होता है उसका पीडब्ल्यूडी भी बोलते हैं, वो उसका 32 मार्क्स चाहिए उसको, ठीक है। ये 2019 का 100 में आउट ऑफ 100, हाँ आउट ऑफ 100, ठीक है। जो जनरल के लिए उसको 44 है, तो तुम 50% मानकर चलो, ठीक है। और इसका एग्जाम कब होता है पता है? हर एक साल नवंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में। सर पीडब्ल्यूडी मतलब अगर मेरे कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हाँ। लाओ तो मेरे लिए 32 हो जाएगा? हाँ 32 हो जाएगा। तब तो बनाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, अगर तुम नहीं हो तो तुम नहीं बना पाओ। नहीं सर, मेरा थोड़ा वो है, नौकनीच है पैर में, थोड़ा तो टेढ़ा है पैर। उसका भी परसेंटेज होता है, ठीक। इसमें भी ना परसेंटेज दिया जाता है कि किस टाइप का तुम्हारा है। सर आजकल डुप्लीकेट नहीं बना सकते। नहीं बना सकते क्योंकि अरे डुप्लीकेट कौन बनाएगा? मेडिकल डिपार्टमेंट के थ्रू वो चेक होता है, ठीक है। हाँ सर। और इसका फॉर्म आ गया है, इसका एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होता है। अभी इस बार कब है एग्जाम? 7 नवंबर। हाँ 7 7 नवंबर। नवंबर। इस बार 7 नवंबर को है। तो फॉर्म फिल कर देखो, एक्चुअल में इसका सिलेक्शन किस स्टूडेंट का होने का सबसे ज्यादा चांस होता है बताओ? अब सिलेबस देखकर तुम्हें लग ही गया होगा कि 12th का भी पूछता है, और जबकि ये नवंबर में होता है पेपर, तो समझ लो तुम्हें सितंबर और अक्टूबर ही बचा तुम्हारे पास। 2 महीना में इतना सारा कैसे कर पाओगे? केमिस्ट्री का सिलेबस आप जानते हैं क्या सर? क्या? हाँ सर। केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस? बायोलॉजी का सिलेबस मिल जाएगा ना तुम्हें, वो मैं इनसे रिलेटेड पीडीएफ तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है। वहां पे सारे सिलेबस देख लेना। हाँ सर गूगल पे दीजिएगा। तो गूगल पर तो दुनिया भर का पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं भी सेंड कर दूंगा तुम्हें। तो इसका फॉर्म भर दो, सिलेक्शन हो कि नहीं हो। देखो हाँ न्यूमेरिकल होता है, लिखना नहीं होता। देखो इसमें चांस क्या होता है, किस स्टूडेंट का चांस होता है सिलेक्शन होने का? जो स्टूडेंट 9th क्लास में ही 11th को पढ़ लिया, ठीक है। 9th क्लास में 11th को पढ़ लिया, और जो 10th क्लास में उसने 12th क्लास को पढ़ लिया, ठीक ना। जो केवीपीवाई सबका तैयारी करवाता है इंस्टीट्यूशन, वो क्या करता है 9th क्लास सिमिलर होता है तुम्हारा 11th का। तुम देख लो, जो तुम्हारा 9th क्लास में चैप्टर होगा वही 11th में होगा, लेकिन वो डिटेल में होगा। जो क्लास तुम्हारा 10th में है वही तुम्हारा 12th में डिटेल में होगा, ठीक है। जैसे ये सब तरीका होता है कि स्टार्टिंग से ही, तो जो 9th से ही समझो कि फोकस करेगा वही केवीपीवाई के लिए ज्यादा उसका चांस। अब जैसे तुम्हारे लिए क्या ऑप्शन है, अब तुम्हारे लिए क्या ऑप्शन है, अगर तुम फॉर्म भरते हो तो जो क्लास में जैसे चल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैकेनिक्स तक हम बहुत आगे तक हम कर लेंगे। जैसे मैकेनिक्स तुम्हारा 11th अभी चल रहा है, तो 11th में मैकेनिक्स करवा दूंगा, ठीक है, वो तुम्हारा हो जाएगा। अभी हम चाहकर भी केवीपीवाई के लिए तुम्हारे लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी या ऑप्टिक्स नहीं करवा सकते, क्योंकि ये क्लास 12th में है, ठीक ना। और पूछा जाता है बहुत छोटा छोटा चीज पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मतलब नहीं पूछा जाएगा डिटेल में। क्लास 10th का ही समझ लो एडवांस हो जाए, ठीक ना। क्लास 10th का जितना कॉन्सेप्ट पूछे उससे एडवांस तुमसे पूछा जाएगा। तो तुम यही करो कि क्लास 10th में जितना बायोलॉजी पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, उसी सबको रिवाइज कर लो, ठीक ना। उसी को रिवाइज करके दो, अच्छा रहा तो ठीक है, और नहीं तो बाकी बुक से प्रिपरेशन करो थोड़ा बहुत। अगर साइड में तुम्हें टाइम मिलता है तो करो, तो तुम्हारा चांस सर एक काम कर सकते हैं सर, कॉलेज खुलेगा तो सर अब 2 एक एक्स्ट्रा क्लास कर देना। वैसा अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, तब तो किया जाएगा। अगर तुम सच में तुम डेडिकेटेड हो इसके पीछे, तब तुम्हारे पीछे मेहनत किया जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर ऐसे नहीं किया जाएगा। ओके, तुम्हें जो टास्क मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, वो तुम्हें करके लाना पड़ेगा। अब देखो जैसे इसमें ना पेपर तो बहुत सिंपल होते हैं, जैसे इसका इंटरव्यू बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। इसका इंटरव्यू बहुत तगड़ा होता है। जैसे इंटरव्यू में तुमसे पूछ लिया, मैं तो बहुत पूछते रहता था, ये चार्ज जो है बताओ, चार्ज कौन सा फिजिक्स, चार्ज क्या हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं सर। नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं क्यों सर। नहीं है? क्यों नहीं है? ऐसा सवाल तुमसे पूछा जाएगा, क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज एम्पियर और टाइम पे डिपेंड करता है। चार्ज हमारा एम्पियर और टाइम पे डिपेंड करता है। फिर करंट क्यों फंडामेंटल क्वांटिटी है? पहले चार्ज आया कि करंट आया, ये बताओ। पहले चार्ज आया कि करंट आया? तो चार्ज आया क्या? पहले चार्ज आया ना, ऑब्वियस है। किसी भी चीज को हम रब करते हैं। कन्वीनियंस सर, क्या? और कन्वीनियंस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
जैसे समझो इसे। सर फॉर कन्वीनियंस बताया उसने। अच्छा फॉर कन्वीनियंस नहीं, हम फिर फंडामेंटल क्वांटिटी हम क्या जानते हैं ये बताओ। तुम्हें बताया था ना फंडामेंटल कैसा ऐसा क्वांटिटी होता है जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता हो, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि करंट जो होता है और ना और अगला चीज बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको हम इजिली मेजर भी कर पाए, ठीक ना। अब बताओ करंट क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम होता है कि नहीं करंट। अब तुम्हें पहले चार्ज चाहिए फिर तुम्हें टाइम चाहिए, टाइम उससे डिवाइड करोगे तब बताओगे। मतलब एक हमारे पास एक कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, हमने सपोज दो ऑब्जेक्ट को रब किया, ठीक है, यहाँ से रब करने से हमें चार्ज मिला, सपोज हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ले लिए और इस कंडक्टर से यहाँ तक जो ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ तक नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ सपोज टी टाइम लग रहा है, ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ जो क्रॉस किया, ये चार्ज को जो टी टाइम तक जो हम ट्रेवल करवा देते हैं उसी के रेट को, चार्ज के जो टाइम के रेट में जो मेजर होता है उसी को हम करंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम चार्ज के मोशन की, यहाँ पर ये चार्ज है किसी टाइम पे यहाँ पे आया, उस टाइम से हम चार्ज को डिवाइड कर देते हैं तो हमें करंट हो जाता है। अब देखो तो हमारे लिए तो बेसिक क्वांटिटी तो चार्ज हो गया, करंट तो हुआ ही नहीं। अब अगला बात है क्या हम चार्ज को मेजर कर सकते हैं क्या, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ जिससे चार्ज को तुम मेजर कर लो। तुम रब करते हो तुम्हारा चार्ज बन गया, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग तुम जानते हो, कंडक्शन, इंडक्शन या रबिंग से आता है। अभी जस्ट रबिंग देखो सर एमीटर। चार्ज को हम एमीटर से मेजर करते हैं, गलत गलत है। चार्ज को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, तुम करंट को मेजर करते हो, ठीक ना, आमीटर से। आमीटर के थ्रू तुम करंट को मेजर करते हो, चार्ज कोई मेजरमेंट का है ही नहीं। जब हम चार्ज को मेजर ही नहीं कर पाए, वो भी वो आमीटर कब मेजर कर पाता है, जब चार्ज को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं ना, तो वही रीडिंग हमारा आमीटर कहलाता है। तो जो हमारे घर के सामने जो लगा हुआ रहता है वो रीडिंग जो देखते हो वो आमीटर के मदद से वो हमें एम्पियर में रीडिंग देता है, ठीक ना। करंट का ऐसा यूनिट होता है ना एम्पियर, तो वो एम्पियर में देता है। तो हमारा चार्ज हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी रहते हुए भी हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं चार्ज का डायरेक्ट, इसीलिए हमें करंट को बनाना पड़ा फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये घर में जो मीटर है वो क्या क्या काउंट करता है सर? करंट को मेजर करता है वो। तो बहुत सी चीजें वोल्ट को भी करते हैं, वाट सर बहुत चीज निकालते हैं सर। नहीं वोल्टेज तो फिक्स होता है, ठीक है। अपने यहाँ पे 230 वोल्ट लगा हुआ होता है ना, घर पे जो रीडिंग देखते हो 230 वोल्ट लगा रहता है और 60 वाट होता है पावर। इसीलिए सर वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं सर। क्या पैरेलल? नहीं वोल्टेज जो होता है ना ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट वैल्यू आता है, वोल्टेज तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, लेकिन तुम्हें सप्लाई करके वो 230 वोल्ट तक ही दिया जाता है। ज्यादा डिटेल में भी मत जाओ, ठीक है, तो आगे डिस्कशन भी करना। तो एक तो इस टाइप का हो गया। अब मान लो अगला चीज तुमसे पूछा जाएगा, एक ये समझ में आ गया नहीं ये सवाल, करंट और चार्ज में जैसे ऐसे पूछा जाएगा, देखो कैसे कैसे पूछा जाता है। अब अगला तुमसे पूछा गया कि तुम किसी घर के अंदर हो, ठीक ना, ये तुम्हारा एक विंडो है, किसी तुम्हें घर के अंदर हो। अब बाहर समझ लो कि एक यहाँ पर बाइक से कोई इधर की तरफ चल, बाइक से कोई यहाँ पे कोई बाइक से है, ठीक है, बाइक से तुम्हें एक बार देखने, तुम्हें बोला गया कि आप एक बार देखो इसे बाहर, एक बार खिड़की से 1 सेकेंड के लिए देखो, फिर इसको क्या कर रहा है, आंख पे पट्टी लगा दे रहा है। एक बार देखने का मौका मिला है, क्या ये आदमी, ठीक ना, क्या ये आदमी इसका मोशन ऑब्जर्व कर पाएगा? एक बार देखने के लिए मौका मिला नहीं, तो मिनिमम कितना बार इसको देखने के लिए देगा तो ये मोशन इसका ऑब्जर्व कर पाएगा? 2 बार या 10-15 बार कम से कम, तभी तो बता पाएगा ना। मिनिमम 2 बार। मिनिमम 2 बार। अगर देखो अगर इसको एक बार देखने के लिए मिला तो चलो इसने पोजीशन कुछ मार्क कर लिया कि सपोज यहाँ पे ट्री था या कुछ भी था, कोई लैंडमार्क इसने देख लिया होगा कि बाइक से ना ये यहाँ पर ये ट्री के आसपास था, ठीक है। फिर अगले बार अगर इसने सपोज यहाँ पे नजदीक में देख लिया, यहाँ पर अपने और करीब देख लिया इसने बाइक वाले को, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा कि नहीं ये चल रहा है, ठीक ना, मेरे तरफ आ रहा है। अगर वही इसने देखा कि पीछे की तरफ जा रहा है तो ये बोलेगा नहीं ये मतलब आगे की तरफ ये मूव कर रहा है और इधर है तो इसके पास की तरफ आ रहा है। अगर इसको 2 बार देखने के लिए मिल जाए, इसीलिए जब भी अब आपसे पूछा जाएगा, चलो ठीक है तुमने बता दिया कि मिनिमम 2 बार देखने से आप बता सकते हो कोई आपकी तरफ आ रहा है या जा रहा है। अगर इसने यही देखा कि नहीं कहीं नहीं गया यहीं पे रुका हुआ तो बोल देगा रेस्ट पे, ठीक है। अब तुमसे बोला जाएगा चलो 1 पॉइंट दिया हमने आपको, 1 पॉइंट दिया, ठीक है, इनका आपको पाथ लोकेट करना है एग्जैक्ट, तो आपको कितना पॉइंट चाहिए?
एक जगह पर तुम रुके हुए हो, इसका पाथ तुम्हें ऑब्जर्व करना है, एग्जैक्टली ये यहाँ पर है, तो इसको कैसे तुम कर पाओगे? बताओ। अब तुम बोलोगे कि इनको हमें बताने के लिए ना हमें थोड़ा सा कि एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे है ये, तो हमें 2 इंस्टेंट का जरूरत पड़ता है, एक इंस्टेंट यहाँ पे, तो 2 हम इंस्टेंट लेंगे, ठीक ना। ये तो यहीं से हमारा एक टर्म आता है एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का, ठीक है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, ये सारा चीज हम आगे देखेंगे, काइनेमेटिक्स के अंदर देखेंगे। तो जैसे एवरेज निकालने के लिए भी हमें 2 इंटरवल का जरूरत पड़ता है और इंस्टेंटेनियस के लिए भी हमें 2 इंटरवल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तभी हम किसी चीज का हम पाथ एग्जैक्टली हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो इस टाइप का एकदम पूरा का पूरा प्योर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, ठीक है। अब जैसे तुमसे पूछा जाएगा, ऐसे सवाल पूछा जाएगा, जैसे जानते हो यूएस का में एक पावर सिस्टम कितना, यूएस का जैसे कोई बल्ब देखते हो अपने घर पे, अभी तो एलईडी में बदल गया, इससे पहले तुमने देखा होगा बल्ब पे ना रेटिंग लिखा रहता है 60 वाट, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट 60 वाट लिखा हुआ रहता था ना, 110 जो बोल हुआ आया करता था व्हाइट कलर का। हाँ वही सर। तुम यूएस में देखोगे ना तो वो 50 वाट पर चलता है। तो तुमसे वो पूछा जाएगा 50 वाट और 1 कितना इसका वोल्टेज होता है, 130 शायद 160 के अप्रोक्स कुछ वोल्टेज वो फिक्स होता है। मतलब वो जैसे अपने इंडिया में तो वोल्टेज के ऊपर हम बात नहीं करते हैं, पावर के ऊपर बात करते हैं। अपने इंडिया में 60 वाट के ऊपर काम करता है इंडिया में, और यूएसए में ये 50 वाट के ऊपर काम करता है। तुमसे पूछा जाएगा सर दोनों जगह का करंट का आपका अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तुम्हें यही पूछा, वही तुम यही आंसर वो तुमसे एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। और तुमसे यहाँ पे पावर भी का फॉर्मूला बताओ, उसका फॉर्मूला बताओ, ये तुमसे नहीं पूछने वाला कि पावर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, v² या I² करके तुम उसको खुश नहीं करवा सकते हो, ये सब चीजें नहीं पूछा जाएगा। तुमसे यही पूछा जाएगा तो तुम ये बोलोगे ये डिफरेंस जो है ना ये फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। जो इंडिया का सेटअप है यहाँ पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का नीड है, वहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी का नीड है, और इसके अंदर बहुत डिटेल में भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। हर एक क्लास जेई एडवांस में जाओगे तुम्हें डिटेल में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारा लेवल उतना नहीं है। तो तुम्हें बस यही बोला सर दोनों जगह पर ना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। फिर तुमसे ये पूछा जा सकता है तो क्यों नहीं इंडिया वाला अपना सेटअप को चेंज कर लेता है और 50 वाट कर ले। देखो जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना सही होगा, उतना मतलब समझो कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट भी तुम्हारा सेफ रहेगा, ठीक है। जो भी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाते हैं वो भी बेटर होगा, कम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अब तो बोला जा सकता है ना कि इंडिया वाले क्यों नहीं फ्रीक्वेंसी अपना चेंज कर रहा है। अब इसके पीछे लॉजिक बताओ। इसके पीछे यही लॉजिक है कि पूरा इंडिया के प्लांट को ही चेंज करना पड़ेगा, और इतना बड़ा एरिया को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम इतना सारा पावर कट करके एकदम से चेंज नहीं कर सकते, चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम स्टार्टिंग से 60 वाट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 60 वाट पर ही काम करते रहे, ठीक है। इतना सेटअप हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। आया बात समझ में। फिर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट हाँ जो सर। होगा उसका रेजिस्टेंस मटेरियल भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पावर किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का। तो ये सब टाइप का ना पूरा डेप्थ एनालिसिस वाला सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है। एग्जाम में तो तुमसे यूज करवा लेगा, पावर इक्वल का फॉर्मूला पे बना दो, सोल्व कर लो, इसके सोल्व कर लो, ठीक है। तो बेसिक क्या है ना, हाँ फॉर्म सर। भर दो, सिलेक्शन हो या नहीं हो एक अंदाजा हो जाएगा, हो गया तो बढ़िया है, ठीक है। फॉर्म भरना चाहिए तो फॉर्म फिल कर लेना, आगे देखना। ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया था, बाकी तुम्हें फ्री में सर बहुत। रिसर्च करने के लिए कब बुलाएगा यदि मैंने पास कर लिया हाँ अच्छा, उसके कब बाद? बुलाएगा, वेरी गुड, अच्छा सवाल, ये चीज मैं भूल गया था। ये तुम्हें जाके अभी तुम भले 11th में तुम पास कर लो तो तुम्हें 12th तक पास आउट करना पड़ेगा, जाके तुम्हारा जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में ये तुम्हें बुलाएगा, ग्रेजुएशन करने के लिए बुलाएगा। ये नहीं कि 12th चलो अब मेरे यहाँ से ही करो, ठीक है। तुम्हें ग्रेजुएशन से तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह भी ग्रेजुएशन से करवाना स्टार्ट करेगा। और ये जान लो तुम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनोगे 110%। आईटी से तुम पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें, ठीक ना, आईटी में तुम हो जरूरी नहीं है तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो 100% तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है, 100% तुम्हारा जॉब है। और तुम्हें एग्जाम रिलेटेड ये सबका कोई प्रेशर यहाँ पे अंदर पे तुम फील नहीं करोगे, तुम काफी इंजॉय करोगे, मतलब रियल चीज तुम पढ़ोगे। अभी जो 11th-12th में ये सब चीज पढ़ रहे हो या इंजीनियरिंग में भी पढ़ोगे ना, तुम रियल चीज से बहुत दूर रहोगे, तुम्हें उतना फैसिलिटी मिलेगा ही नहीं। इन लोगों का जो लैब होता है ना, जो चीज तुम्हें समझने के लिए मिलेगा
तो वहां पर उसको रियल में फील करोगे और चीजों को समझ पाओगे। तो रिसर्च, और ना अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट है रिसर्च के फील्ड में काफी इंटरेस्टेड है और बहुत ज्यादा बजट बढ़ा दिया है, बहुत वर्क कर रहा है। मैं अपने कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, इतने हैं, जैसे अभी कैंसर के ऊपर रिसर्च करने के लिए प्रोफेसर सबको ऐसे ही मिल जाता है फंड, ठीक है, आराम से 20 लाख से मिल गया, थोड़ा बहुत अप्रोच किया 20 लाख से मिला उनको, लोग तो करोड़ों तक अपना जिस तरह की आप दिखाओगे, दिखाया, प्रोजेक्ट मिला, वो पैसा को खा के बैठ गया और कुछ काम नहीं किया, बाद में फाइल बता दिया अपने आप को कि नहीं हो पाया मेरा। यही काम चल रहा है अभी इंडिया में रियली, ठीक है। जो अच्छे ब्रेन है वो तो MIT से में निकल जाते हैं यहाँ से। ओके, तो चलो हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेक्टर कंप्लीट है। DPP निकाल लो। SC वर्मा का तुमने एक्सरसाइज तुम लोगों ने बनाया ही नहीं। अच्छा, जो होमवर्क दिया था सबने बना लिया कि नहीं? होमवर्क जो दिया था सब, जो क्लास में होमवर्क दिया था 5-6 का, तो मेरा कर लेना वो बहुत। अच्छा ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो मैं करता हूँ। होगा क्या आज का? क्या होगा? आज का DPP डिस्कशन होगा। हाँ, DPP डिस्कस करते हैं पहले। 3.5 क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है DPP तुम्हारा 5 नंबर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो एक समय देखता हूँ मेरे पास DPP है तो मैं उसको इंसर्ट करता हूँ। नेक्स्ट सर क्या स्टार्ट करोगे सर? बेसिक मैथमेटिक्स। देखो, चांस है तुम लोगों को भी बुलाने का। ये जो गवर्नमेंट का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तुम में से कितना होगा, कोई नहीं होगा जिनका 18 साल पूरा हुआ हो। 18 का तो कोई नहीं, जब 12th वाले ही। पागल कर दिया है हमेशा, बताओ तो। पागल कर दिया। मैट्रिक के समय में भी वो अब कैसे, अब तुम लोग 18 हो ही नहीं तो कैसे वैक्सीनेशन करवा सकते हो? अभी 12 प्लस को दिया हाँ है सर, लेकिन। मामा सर थोड़ा उसका सटक गया है दिमाग। हाँ, हाँ तो सर। थोड़ा सा ये दिक्कत है। आप देखो उसमें भी सेकेंड डोज का भी बात कर रहा है, फर्स्ट डोज का पॉसिबिलिटी है नहीं। हॉस्टल में अब जैसे कोई दूर के स्टूडेंट है, अब उनको बोला गया सेकेंड डोज जो मेरा लेगा तो वो हो जाएगा सर बहुत आसानी से वैक्सीनेशन। सेकेंड डोज लेने पर कैसे तो बहुत टाइम कैसे हो लगेगा। जाएगा? 18 प्लस हो गए हो? 18 हो गया सर। तुम्हारा? नहीं फिर सर। 18+ बिना 18+ के भी ले सकते हैं सर। नहीं तो तो एक एक जैसा है, पापा ने बोला सर 6 साल से ले सकते हैं सर। नहीं, अभी उसको परमिशन नहीं दिया है ना, जी सर। अभी परमिशन नहीं मिला। अभी शील्ड, कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, ठीक ना, और दोनों के लिए कंडीशन है 18 प्लस। जो नीचे वाला है, अब 12 प्लस के लिए अभी कुछ ही दिन पहले उसको दिया गया है उसको, लेकिन वो आने तक में उसमें अभी 2 महीने लग जाएंगे। 11 खत्म हो गया सर आने। चलो हम देखते हैं, SOP आ जाएगा ना, 31 को आने वाला है ना। चलो पहला सवाल बताओ, इसमें किसी को डाउट है? फर्स्ट में टेट सेक्शन में नो सर। पहले अभी DPP 5 का बात कर लो। DPP 5 में 6 और 7 नंबर। DPP 5 का सारा डाउट्स बताओ। 6-7 नंबर, 6-7 बताया जा रहा है उसको। 6 और 7 देखो, फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, वेक्टर ए पैरेलल टू द अनदर वेक्टर बी। तो तुम्हारा क्या रिजल्ट है? देखो यहाँ पर 0 भी है और 0 वेक्टर भी है, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? 0 वेक्टर होगा ना। पैरेलल होने के लिए थीटा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। और क्रॉस प्रोडक्ट किसी वेक्टर का A क्रॉस B करते हैं तो वो होता है AB साइन थीटा। तो यहाँ पे हम भले हम 0 लिख देते हैं कभी कभी, और आगे आंसर देखना 4 में से कोई प्रिडिक्ट करता है, कहीं वहां पे 0 होगा, वहां पे 0 वेक्टर नहीं लिखा होगा। जैसे ये वाला 8 नंबर में शायद देख सकते हो तुम, अभी यहाँ पे 0 वेक्टर लिख दिया, तो हमें 0 और 0 वेक्टर था, तो हमें 0 वेक्टर लिखना ज्यादा सही है, ठीक है। तो हम 0 वेक्टर लिखेंगे।
चलो 2 नंबर ए क्रॉस बी करना था, मैट्रिक्स के थ्रू कर लिया होगा। 3 नंबर डायरेक्ट फार्मूला। हाँ सर। फोर्थ नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है बताओ। ए क्रॉस बी को सी बोला गया और सी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये दोनों तो आपस में डीप पैरेलल हो गया ना, बाकी सबसे परपेंडिकुलर पे है। सी ए से बी, बी से बी, ए प्लस बी से बी, क्लास में ऐसा सवाल हो चुका है, और भी हो गया। 5 नंबर बताओ, ये ट्रिपल प्रोडक्ट ये भी करवाया था, बताओ क्या होगा आंसर। सर जीरो। जीरो हो जाएगा ना। जीरो। हाँ, ए क्रॉस बी, ए के क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर डॉट प्रोडक्ट है तो cos 90 जीरो होता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सिर्फ जीरो लिख दिया, होना तो फिर जीरो वेक्टर चाहिए था, फिर हम ऐसा फिर इसको बोनस वाला नहीं समझेंगे, जीरो ही हम राइट लेकर चलेंगे, ठीक है। 6 नंबर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन द एंगल बिटवीन क्या होगा, पाई होना चाहिए। पाई। फिर एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कितना होना चाहिए, तो वो भी पाई ही होगा। पाई, सेम सवाल दे दिया। फिर वेक्टर ए वेक्टर, अच्छा कौन कौन सा डाउट था, ये 6 7 में ही डाउट था, देखो फिर तो इसको समझाना। 9 वाला क्वेश्चन सर थोड़ा गलत है बी शायद। इक्वल टू बी क्रॉस ए है, ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा देख लो। यहाँ से हम दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, ठीक है। इसका पहले ए क्रॉस बी करो, बताओ ए क्रॉस बी, इसको ना तुम्हारा ये पेज पे है, तुम्हारे कॉपी के ऊपर ये है, दोनों वेक्टर रखा हुआ है, तो दो पेन को ऐसे करके रख लो। अब तुम स्क्रू लगा लो या नहीं तो राइट हैंड थंब रूल लगा लो। तो ए से जैसे ही तुम बी की तरफ आओगे, तो ए से बी की तरफ, बताओ तुम्हारा ए क्रॉस बी किधर आएगा, नीचे की तरफ, ए क्रॉस बी तुम्हारा नीचे की तरफ आ जाएगा, और बी क्रॉस ए करोगे तो ये चीज कहाँ हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर की तरफ, ऊपर है। क्रॉस ए ऊपर की तरफ। अब दोनों के बीच में एंगल तब देखते जब दोनों का टेल और टेल मिलता है, तो बताओ कितना एंगल है, पाई। सेम क्वेश्चन तुम्हारा 180 डिग्री। हाँ वही 180 डिग्री। ओके चलो 8 नंबर में, 8 नंबर में किसी को दिक्कत, ये 8 नंबर ना HCB के ऑब्जेक्टिव में भी मिला होगा। हाँ सर वो कर दीजिए। करना है ए वेक्टर ए, जी सर। देखो ये डायरेक्शन वाला है, इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हुआ ना अभी भाई यहाँ पर, अगर फिजिकली प्रेजेंट होता तो ऐसे सवाल में तुम्हें तो बिल्कुल ही सोचना नहीं पड़ता, अभी थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना होगा। ए वेक्टर ए इज वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर, अभी मैं अपवर्ड को डॉट बना रहा हूँ, डॉट मतलब क्या, तुम्हारे तरफ है, ठीक है, तुम्हारे तरफ है ये लाइन तुम्हारा गया हुआ, ओके। और बी जो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, ठीक ना, बी जो है तुम्हारा नॉर्थ की तरफ, तो ऐसे करके हम डायरेक्शन बनाते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ, एक वेक्टर तुम्हारा ऊपर की तरफ है, मतलब एक वेक्टर तुम्हारा एकदम ऐसे और एक वेक्टर तुम्हारा ऊपर है। ऊपर को कैसे हम दिखाएंगे, ऊपर को ऐसे करके दिखा लो, ठीक है, इसको अपवर्ड दिखा लो, इसको अपवर्ड दिखा लो, और ये तुम्हारा वेक्टर नॉर्थ है, ठीक है। और जो वर्टिकल अपवर्ड है उसको ए बोला गया है, और नॉर्थ की तरफ को बी बोला गया। अब तुम्हें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी करोगे तो बताओ किधर जाएगा तुम्हारा थंब, बताओ ए क्रॉस बी करोगे तो किधर जाएगा, अप से तुम्हें क्या आना है, नॉर्थ की तरफ आना है, ठीक है। अपना जो फिंगर है तुम्हारा, जो तुम्हारा हैंड का जो फिंगर होता है ऐसे करके होता है ना तुम्हारा, ये होता है पाम होता है ना, ये तुम्हारा पाम होता है, इधर तुम्हारा थंब है, ठीक है। अब तुम क्या करो, इस पाम को नीचे, आप ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाओ, ठीक है, ऐसे करो इसे, मतलब देखो अब तुम किधर अपने पाम मोड़ सकते हो, अपने फिंगर को कैसे कर्ल कर सकते हो, जैसे हम इसे थंब बनाए, ऐसे करके हम थंब बनाए, ऐसे करें। तो इसको क्या करना है तुम्हें, इस वाले को किधर की तरफ लेके जाना है, नॉर्थ की तरफ, ऊपर से कोई चीज को नॉर्थ की तरफ लेना है, समझ में आया। एक कॉपी ऐसे करके एक पेन पकड़ो, उसको नीचे की तरफ लेके जाओ, बताओ थंब किधर जाएगा, ये जो मेरा थंब है, ये थंब मेरा किधर की तरफ जा रहा है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वर्टिकल मतलब अपवर्ड से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो बताओ किधर जा रहा है हमारा थंब हमारा इधर की तरफ जा रहा है कि नहीं, इसके तरफ जा रहा है, अलोंग वेस्ट जा रहा है कि नहीं। हाँ सर, हाँ राइट हैंड का सर और देखो डायरेक्शन ऐसे होता है, ये हुआ तुम्हारा नॉर्थ हुआ, ये तुम्हारा साउथ हुआ, ये तुम्हारा ईस्ट हुआ, ये तुम्हारा वेस्ट हुआ, ठीक है। बोला जा रहा है एक वेक्टर जो है वो तुम्हारे तरफ है,
इसको जो तुम्हारे तरफ है उसको मैं डॉट करके दिखा रहा हूँ, इसको मैं कैसे प्लॉट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। और एक वेक्टर जो है, जो तुम्हारे तरफ वेक्टर है उसको ए बोला गया, एक जो वेक्टर है वो नॉर्थ की तरफ बी वेक्टर है। अब इस वेक्टर को ना समझो कि तुम्हारे तरफ, इसको कैसे मैं प्लॉट करूँ, इसको चलो मैं अब दिखाने के लिए तुम्हें ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ है। अब इस वेक्टर पर क्या करो, तुम अपना तुम्हारा जो फोर्थ, देखो तुम पाम होता है ना, पाम समझते हो ना, अब फिंगर को कर्ल करोगे तुम अपना, जो तुम्हारा ये जो मैं यहाँ पे हैंड बना रहा हूँ, ठीक, तुम्हारे ये फिंगर सारे पांचों फिंगर बनाया, बताओ इसको किसके तरफ कर पाओगे, जिधर तुम्हारा पाम होता है उसके तरफ कर पाओगे ना। देखो दोनों तरफ के अपने फिंगर को थोड़ी ना कर पाओगे, अपने हाथ को नहीं कर पाओगे ना। जिधर तुम्हारा पाम होता है उस एरिया में तुम कर्ल करते हो फिंगर को। अगर कोई पीछे की तरफ करेगा तो फोर फिंगर तुम्हारा वो टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, इसको किधर के तरफ लेके जाना है तुम्हें बताओ, नॉर्थ की तरफ लेके जाना है ऊपर से। अब ऐसे समझो, मैं कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। सर वीडियो होगा तो अच्छा होगा। तो आप लैपटॉप का वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, मैं इसी सुनो ना, राइट हैंड अपना पकड़ो, ठीक है, राइट हैंड, लेफ्ट मत ट्राई करना, जो लेफ्ट हैंडर हो राइट हैंड को पकड़ो, ठीक है। अपने जो है अपने फिंगर को उसको क्या कर लो, ठीक है, इस ऐसे करके ये जो फिंगर है तुम्हारा, ये सारा फिंगर है, ये थंब है, इस टाइप से होता है ना, इसको तुम्हें किधर की तरफ लेके जाना है, इसको नॉर्थ की तरफ, इसको नॉर्थ की तरफ कर करो। बताओ कि किधर जाएगा तुम्हारा थंब, ये अंगूठा किधर जाएगा, ये थंब तुम्हारा किधर जाएगा, तुम्हारा अलोंग वेस्ट जाएगा, जाएगा फिर। हाँ सर, हाँ हाँ एक बार करके देख लो सब अपने राइट हैंड के साथ, ये वेस्ट जाएगा, यही सवाल था, ये हाँ सर, वर्मा। ऑब्वियसली जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर अलोंग वेस्ट होगा। और ये सारा चीज जो तुम्हारा है ना, ये क्लास 12th में बहुत काम का होता है, ठीक है ना, और क्लास 12th में तो और भी अच्छे तरीके से तुम देखोगे, ठीक है, डायरेक्शन सब। चलो ये हो गया। अब 9th में आते हैं, ठीक है। 9th का ना आंसर तुम्हारा गलत दे रखा है, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, टू वेक्टर ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, देन द वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू, ए प्लस बी किसके परपेंडिकुलर, दो वेक्टर है, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, ठीक है। दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब दोनों आपस में, दोनों लेंथ हमारा क्या है, बराबर है, तो ए प्लस बी कहीं ना कहीं इनके बीच से निकलेगा, ए प्लस बी। अब क्या पूछा गया, क्या ये ए प्लस बी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी तो कहीं नीचे में होगा, ए क्रॉस बी इससे तो होगा ही होगा परपेंडिकुलर, ये तो तुम्हारा राइट आंसर है। अब ए माइनस बी बोला जा रहा है, अगर दो वेक्टर हमारा क्या हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, और एक रिजल्टेंट हमारा ए प्लस बी आ रहा है, इसको मैं नीचे बना रहा हूँ। अगर एक वेक्टर ये ए ले लो और दूसरा वेक्टर भी बी ले लो, ऐसे करके हम बी ले सकते हैं, बी को भी ए ले लो, ठीक है, यानी तो भी बी ही रहने दो। अब इनसे जो दो वेक्टर के बीच से रिजल्टेंट निकलेगा तो वो रिजल्टेंट इनके बीच से आएगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, ए प्लस बी कहलाएगा। अब इसको अगर हम पेल्ट्रोग्राम बनाए, ठीक है, तो ये चीज तुम्हें क्या दिखेगा पता है, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो ये पेल्ट्रोग्राम किस टाइप का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा। तो एक डायगोनल अगर ए प्लस बी है तो दूसरा डायगोनल क्या आता है, रिवर्स आता है, वो आता है ए माइनस बी, तो ये आता है हमारा ए माइनस बी, तो ये हमारा ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ए माइनस बी भी एक, ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए प्लस बी परपेंडिकुलर होगा ए माइनस बी के, तभी जाकर बोल सकते हो ए इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। कल ही ये कंडीशन देखा था कि नहीं, सर ये होगा? स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा सर? ये अभी पूरा, अगर दोनों का साइड इक्वल है, ठीक है, दोनों का साइड इक्वल है तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये होगा स्क्वायर। अगला देखो, 90 डिग्री एंगल तो नहीं दिया हुआ है सर, ए और सर बी के बीच में। रोम्बस में भी हो सकता है सर। हाँ तो रोम्बस में भी तो ऑप्शन 3, इसीलिए तो वो हमारा सही हो जाएगा। अरे यहाँ पर ए और बी का इक्वल मैग्नीट्यूड सवाल में दे रखा है ना, दो इक्वल वेक्टर है, ठीक है, दो इक्वल वेक्टर बनाओगे तो ये तुम्हारा स्क्वायर ही फॉर्म करेगा। जैसे मान लो कि तुम ऐसे करके एक वेक्टर ए बनाया, तुम ये बोल रहे हो, चलो दूसरा वेक्टर तुम अब क्या, एक रिजल्टेंट ए प्लस बी आ रहा है, ठीक है। देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, एक रिजल्टेंट क्या बता रखा है हमारा, एक रिजल्ट एक
एक रिजल्टेंट R1 हमारा A प्लस बी बोला जा रहा है, ठीक है। तो बताओ कि दूसरा क्या आएगा, R2। दूसरा क्या, एक जानते हो ना, दूसरा इसका रिवर्स होता है, दूसरा A माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका देखते हैं, और एक चीज हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B गिवन है, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है? इसको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, अगर दो वेक्टर एक A प्लस बी एक A माइनस बी और A B इक्वल है, तो R1 और डॉट R2 एक बार ट्राई करके देखो क्या ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो हमें ये मिलना चाहिए, A इक्वल टू बी मिलना चाहिए। तो अगर हम चेक करते हैं A प्लस बी वेक्टर डॉट A माइनस बी वेक्टर, A माइनस बी वेक्टर, ये हमारा 0 होना चाहिए। और इन दोनों को ट्राई करोगे तो ये देखोगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है, और यहाँ से हम बोलते हैं A स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ से हम बोलते हैं A इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये देखो सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब है दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर A प्लस बी और A माइनस बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये चीज हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई होगा। और ऑप्शन 3, अब ये क्या किया गया, इसका 3 टाइम्स कर दिया गया है, A माइनस बी में ही 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3A माइनस 3B हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपस में ये भी क्या होगा, हमारा पैरेलल ही होगा, परपेंडिकुलर ही होगा A प्लस बी से, ये भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10, A प्लस बी क्रॉस A माइनस बी, कल ही करवाया था, कितना आता है ये? सर हाँ 2 टाइम्स ऑफ B क्रॉस, 2 टाइम्स B क्रॉस, ठीक है। ओके 11th नंबर, 11th नंबर क्या क्या पूछे सर, 14, 8, 9, 10। सर ये भी कराया है हाँ सर। हाँ, इसमें देखो ये भी करवाया, वेलोसिटी दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, आर दे रखा है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। अभी तुम्हें पता नहीं होता है ना, तो ये स्टार्टिंग में वेक्टर में तुम्हें फार्मूला गिवन नहीं होता है, v इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी, आर दे रखा है रेडियस वेक्टर, ओमेगा दे दिया, आर दे दिया। तुम्हें क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डिटरमिनेंट बनाओ, सॉल्व करो और आंसर निकालो। ओके, डिटरमिनेंट में किसी होगा और ऊपर में अच्छा जो भी आंसर हो, ठीक है, वो कर देना। अब देख लो यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखा है और ऑप्शन में भी दिख रहा है कि मैं मैग्नीट्यूड में निकालना है, तो मैग्नीट्यूड में निकाल देना। 12th नंबर, 2 adjacent side of a parallelogram is represented by, दे रखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको A बोल दो, इस वेक्टर को B बोल दो, तो A क्रॉस B कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 12th। 8√3 निकाला सर, ठीक है, 8√3 सर। हाँ 8√3, चलो ठीक है, मैच कर रहा होगा ये। 13, द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट A एंड B, A दे रखा है, B दे रखा है रिस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करोगे, पहले A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल लो और उसमें हाफ से डिवाइड कर दो, हाफ, ठीक है। सर 5/2 √1/17 ओके, फिर अगला 14 नंबर आता है, एक ये वाला कंडीशन दे रखा है, इससे क्या निकाल लो, एंगल निकाल लो। एंगल निकल जाएगा, फिर यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल लेना, ठीक है। एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, हाफ डालो a² प्लस b² प्लस 2 प्लस ab, ये वाला ऑप्शन डी मैच करते हैं। ऐसा ऐसे कल कराया था आपने? हाँ ऐसा मैंने करवाया था। तो ये सर तुम्हारा आप इतना मेहनत कैसे कर लेते हैं सर? क्या मेहनत मतलब? सर हाथ ड्रॉ करके राइट हैंड थंब रूल, मैं समझाने के लिए करना पड़ता है। चलो, तो ये डीपीपी 3.5 होगा। और देखो ये डीपीपी काफी स्टैंडर्ड का डीपीपी है, ये सिंगेज का एडवांस लेवल का डीपीपी है। और जबकि तुम जेई वाले तो कर रहे हो, अच्छी बात है ही, साथ में नीट भी कर रहे हो, तो कुछ भी मतलब तुम्हारा छूटने का चांस नहीं है। कल पेपर हुआ 2 शिफ्ट जेई का, मतलब क्लास नोट से अभी जितना मैं, अभी 12th वाले स्टूडेंट जो अपियरिंग में है, 11 तो पूरा का पूरा मैं करवाया हूँ, और उसका 12th का तुम लोगों से पहले तक, जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी तक मैं उनको करवाया, जितना मैंने उससे करवाया, जिसमें से 5 क्वेश्चंस है जो पूरा का पूरा आईटी का मैं बात कर रहा हूँ, कॉपी से है, कुछ इवेंट डाटा भी चेंज नहीं है, डाटा भी चेंज नहीं है, 5 क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट है नोट से, क्लास नोट से, और जो मैंने करवाया उनको। और इसके साथ साथ और जो बाकी का जो पेपर है ना 50%, मतलब वो बहुत आसानी से कर लेगा,
इससे सिमिलर जो क्लास मैंने करवाया उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो मैं जो करवा रहा हूँ इतना मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अगर तुम इतना कर लोगे ना तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो फिजिक्स को समझने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन के थ्रू समझो। अगर तुम थ्योरी खोजते रहोगे ना फिजिक्स में, तो फिजिक्स में परेशान कर देगा और फिजिक्स से तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जितना सवाल बना सकते हो बनाओ, उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। और नीट वाले के लिए तो सबसे टफ फिजिक्स ही होता है। अगर तुम फिजिक्स नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक ना। बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत आसानी से तुम स्कोर कर लोगे, तो टाइम तुम्हें फिजिक्स पे देना ही है। मेन होता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल, बहुत लोग न्यूमेरिकल नहीं करवाते और यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल ही चल रहा है। अगर तुम पूरा का पूरा कर लोगे तो तुम्हारा वो चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा और छूटने का कोई चांस ही नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पे फिजिक्स में बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है, और तुम लोग भी करोगे। ओके, तो चलो ये डीपीपी चला हो गया। अगर तुम लोग डिस्कस किए रहोगे तो देखो कुछ टाइम नहीं लगता है बनाने में, और जो न्यू स्टूडेंट है सर उसको ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ सर ये डीपीपी सिंगेस की बुक से है क्या सर? हाँ, ये सिंगेज की बुक से। सर सिंगेस की मैंने भी एक बुक सेट के सेट बुक फॉर जेटा बोले एडवांस के नाम सुना है, वो सर बुक खरीदना चाहिए क्या सर? अब तो तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल, मैं तो बोलूंगा सिंगेज से अच्छा है ना तुम एचसी वर्मा लगाओ, ठीक है। एचसीवी और सिंगेज में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। एचसीबी का सर बहुत सर खतरनाक है। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एचसीबी और सिंगेज। अब अगर मान लो कि किसी के पास ना स्टडी मटेरियल नहीं होता है, स्टडी मटेरियल नहीं है, टेस्ट पेपर नहीं है उनके पास टीचर नहीं है, ठीक है, तब वो सिंगेज को फॉलो करे। सिंगेज में इतना प्रॉब्लम होता है, इतने सारे प्रॉब्लम होता है, तुम बनाते बनाते श्रेयस ने ये स्टेटस डाला कि तुम इंगेज रहोगे, ठीक है, तो तुम परेशान हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर सिंगेज है ना, मैथमेटिक्स जेई वाले, तो कितना सवाल करोगे, क्योंकि क्लास में टीचर भी देगा, उनका भी तुम्हें देखना ही पड़ेगा, ठीक ना। अभी जैसे डीपीपी भी है, और भी डीपीपी में देता हूँ तुम लोगों को, कभी और भी मिलेगा डीपीपी वेक्टर के ऊपर बेस्ड, वो सब रेजोनेंस सबका भी डीपीपी है। तो वो करोगे, क्या करोगे, मेन है कॉन्सेप्ट को सीखना। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कितना भी सवाल दे देगा मिल जाएगा, तुम कर लोगे। जो एससी वर्मा होता है ना, वो तुम्हें फिजिक्स सिखा देता है, ठीक है। अगर तुम एससी वर्मा, अगर तुमने वेक्टर बना लिया एससी वर्मा से, तुम लायक हो गए सिंगेज को सोल्व करने के लिए, तो आराम से सोल्व हो जाएगा। और आराम से क्या, तुम्हारे पास टेस्ट पेपर होता है, डीपीपी होता है, तो ऑलरेडी सिंगेज तुम्हारा कवर होता है। तो तुम्हें एससी वर्मा बनाना चाहिए। जैसे एससी वर्मा में स्टार्टिंग में तो चलो वेक्टर पे उतना नहीं है, जैसे काइनेमेटिक्स में जाओगे, वर्क पावर एनर्जी में जाओगे, इसी एससी वर्मा का कॉपी करता है ये सब सिंगेज वगैरह। उनको एक सवाल को 20 सवाल में कन्वर्ट कर, और कुछ नहीं, और प्रीवियस ईयर डाल सर के। एसएल अरोरा कैसा है? एसएल अरोरा पूरा का पूरा बोर्ड ओरिएंटेड है, ठीक है। और तुम लोगों के पास ना होना चाहिए वो भी बुक्स, तो बुक्स रखना जरूरी है, क्योंकि तुम सिंगेस की सर सिंगेस की मैथमेटिक्स और फिर केमिस्ट्री की भी है। हाँ सिंगेस का मैथमेटिक्स अच्छा है सर। मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी क्या है। है? अब देखो अगर तुम्हें टीचर सजेस्ट कर रहा है ना सिंगेज का मैथ्स ले लो तो ले लो, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि एससी वर्मा लो, पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा फिजिक्स को समझोगे। स्टडी मटेरियल किस लिए है तुम्हें, उसको फॉलो करना है। डीपीपी किस लिए है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो तुम परेशान ना हो, तुम्हें एससी वर्मा चाहिए, चाहे जेई हो या नीट हो, जेई हो या नीट हो, वो करोगे ही करोगे, ओके। एससी वर्मा करोगे, और साथ में डीपीपी जो दे रहा हूँ वो डीपीपी देखना है, ओके। तैयारी हम लोग करवाएंगे तुम्हें, बस तुम्हें फॉलो करना है हम लोगों को, बस, ठीक है। रैंक निकलवाना हमारा जिम्मेदारी है, तुम्हें बस मेहनत करना होगा, ओके। चलो अब अगला डीपीपी पे आते हैं। तो डीपीपी 3.3 का, डीपीपी 3.3 में पूछो डाउट। इसमें से ना एक डाउट पूछा था 9 नंबर में, 9th में, हमारा एचसीबी एंड एसटीडी मटेरियल एंड कैसा, हाँ बिल्कुल, हमारा एसटीडी मटेरियल और एससी वर्मा एनफ है। एससी वर्मा जैसे नीट वाले के लिए तुम बोलोगे सर यहाँ पे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, टाइम लगेगा, लेकिन वो तुम्हें सिखाएगा फिर, ठीक है, ऐसा सवाल पर नहीं, टाइम लगेगा। अरे मैं खुद जब एससी वर्मा कर रहा था कि 3-4 सवाल एक दिन में बन रहे थे, ठीक है,
तो मैं करूंगा ना सॉल्व, तुम ट्राई करो ना बस, ठीक है, बस तुम्हें देखते रहना और हो जाएगा। स्टार्टिंग में एक बार पकड़ लोगे ना कैसे सवाल को सोल्व किया जाता है, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलो हम डीपीपी आते हैं 3.3 के 9 नंबर पे। 9 में क्या दे रखा है, एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3t स्क्वायर आई 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप प्लस 7k कैप। ओके, ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है और तुमसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। तुमसे डिस्टेंस पूछा गया है इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये पोजीशन क्या होता है, लेंथ से रिलेटेड होता है, मतलब डिस्टेंस ही दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम के जगह पर हम क्या रखेंगे बताओ, 10 सेकेंड। यहाँ पे जो तुम पोजीशन, अगर पोजीशन में यहाँ पे t इक्वल टू 10 सेकेंड रख दो इसके वैल्यू पे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा एग्जैक्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा, सर ये मुझे नहीं मिला है DPP। हाँ सर, मुझे भी नहीं मिला है हाँ हाँ सर, मुझे भी। ओके ठीक है। सर। ये आंसर कहाँ दिए है सर, ये डीपीपी? एक बार देख लो, ये मिला हुआ है तुम लोगों को, ये सर एक्सप्रेशन और मिला है। ये स्टार्टिंग में शायद व्हाट्सएप पर दिया है क्या सर? व्हाट्सएप पर दिया है? व्हाट्सएप पे ही दिया, हाँ ऐप में नहीं दिया, व्हाट्सएप पर ही दिया। नहीं मिला है तो बहुत आगे दिया है। सर आज अच्छा भेज ठीक, दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं सर भेज मिला है सर, मिला है। हाँ वही तो मिला हुआ है ये, और सोल्व करके भी, और मिला है सर। और मैक्सिमम ना सॉल्यूशन इसी का तुम लोग भेजे मेरे पास। 3.2 and 3. हाँ अब देखो, अगर t लोग इक्वल टू 10 पर देखोगे 10 सेकेंड पे, बताओ ये कितना चला, तो यहाँ पे 10 पुट करोगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है, 10 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे आई कैप प्लस 4 सर ये इंटू, क्लिप 3 है। हाँ क्लिप 3 है। फिर यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जे होगा प्लस 7 इंटू के। इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा 100, 300 आई प्लस 400 जे प्लस 7 के, ठीक है। ये हमें आर कब मिला, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, t इक्वल टू 10 सेकेंड। अब फिर पोजीशन निकालो जब t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, मतलब जब ये कहाँ पे था, रेस्ट पे था, रेस्ट पे मैन इक्वेशन में रखो, ठीक है ना, t इक्वल टू 0 रखो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर आई कैप प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वायर जे कैप प्लस 7 इंटू के। तो यहाँ पे ये दोनों तो टर्म 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7k हो जाएगा। ओके, अब हम निकालते हैं पोजीशन। पोजीशन हम फिर से बता दो। यहाँ पे 0 का वैल्यू रखो ना बस, ये टाइम है ना, यहाँ पे t क्या है, टाइम है, ये t क्या है, टाइम है, और यहाँ 7 में टाइम था ही नहीं, तो टाइम का एक बार वैल्यू 10 रखो, ठीक ना, 10 10 रखो, एक बार वैल्यू 0 0 रखो, ठीक ना। एक बार हमने जब वैल्यू r इक्वल टू 10 रखा तो हमें ये मिला, ठीक है, और एक बार जब हमने r का वैल्यू 0 रखा तो हमें ये मिला। ओके, अब हम पोजीशन, कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर ये है 9। तो हम चेंज निकालेंगे, तो चेंज क्या होगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल, ठीक है। तो r फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, तो 300 i प्लस फाइनल का वैल्यू कितना है, माइनस फाइनल 7k है, ठीक है। फाइनल हमारा 7k में से माइनस कितना करना होगा, 3i प्लस 400j, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7k। तो यहाँ से देखो 7k वाला तो टर्म चला जाएगा, तो ये चीज हमारे क्या बचेगा, माइनस 3i माइनस 400j आएगा, ठीक है। यही हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा, और इसमें क्या पूछा गया आंसर में, देखो मैग्नीट्यूड के टर्म में, ठीक है। तो हमारा सेकंड में क्या क्या
सर 0 सेकंड में सर जो फैक्टर मिला वो इनिशियल फैक्टर नहीं है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 राइट। आर फाइनल ये आर इक्वल टू 0 पे 7k है। आर फाइनल जो है ना 300 वाला हाँ सर। आंसर लेकिन फिर भी मैग्नीट्यूड है ना सेम ही आता सेम है। यार। अप्रोच, हाँ अप्रोच गलत है। ओके, तो यहाँ पे आर फाइनल जो निकाला हुआ है, देखो मैंने लिखा भी यहाँ पे, ये वाला हमारा टी इक्वल टू 10 सेकेंड जो है ये हमारा फाइनल है, ठीक है। और ये टी इक्वल टू 0 कहाँ है, पे रेस्ट पे है, ये हमारा इनिशियल है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 300i प्लस 400j प्लस 7k, इसमें से माइनस आ जाएगा 7k चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 300i प्लस 400j इक्वल टू डेल्टा आर। अगर अब यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो मैग्नीट्यूड के टर्म में है, ठीक है, नंबर के टर्म में है, तो इसका हमें क्या कर लेना होगा, मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 500। और ये सब चीज मीटर में है तो आंसर मीटर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? 4 नंबर भी समझा दीजिए। सर ये सब डीपीपी सर फिर से देना सर। ओके ठीक है, मैं वापस से मैं सेंड करवा दूंगा। मुझे सर नहीं मिल रहा है। ओके, और ना तुम लोग डीपीपी प्रिंट करवा लेना, पास में फाइल में बना के रखना। हाँ क्योंकि सर। लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, अगर जब तुम रिवीजन करोगे कुछ नया मत रिवीजन करना, जो तुम ऑलरेडी कर चुके हैं ना वही चीज तुम्हें रिवीजन करना है। तो तुम्हें लास्ट में रिवीजन करने में फायदा होगा। 4th नंबर इसी का, इसमें फ्लोइंग फोर्स तो सर हमें ये क्या ही देंगे आप लोग? क्या कॉलेज खुलने के बाद सर मोबाइल में नहीं देंगे डीपीपी? नहीं, फिर तो प्रिंट आउट मिलेगा, फिर तो तुम्हें मोबाइल ही नहीं मिलेगा जब कॉलेज खुलेगा, तो मोबाइल अलाउ नहीं होगा। हाँ सर, प्रिंट आउट करके दिया जाएगा क्या सर? हाँ प्रिंट आउट मिलेगा, मतलब जो अभी ऑलरेडी मिल चुका है, शायद इसका प्रिंट आउट ना मिले, लेकिन आगे वाला मिलेगा सर, प्रिंट आउट मिलेगा। 3.3 का 4 नंबर सब पढ़ो। 4 नंबर 3.3 का 4 नंबर में क्या दे रखा है, फ्लोइंग फोर्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम साइमल्टेनियसली देन द पार्टिकल विल मूव। इसमें क्या है, एक जगह से स्टार्ट हुआ, F1 गया, फिर F2 गया, F3 गया, F4 गया, हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ऐड कर दो, ठीक है। इन सबको ऐड करने के बाद बताओ कि क्या मिला तुम्हें, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दे रखा है, अब मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड करने पे क्या मिला, तुम ऐड करना, सिंपल ऐड करना होता है, ऐड कर लोगे, ठीक ना। आई जे और के में हो तो सर 4j प्लस 2k। चलो बता दिया तुमने, कितना आया, 4j 2k। ठीक है। बताओ ये किधर जाएगा, कौन सा प्लेन में है, एक तो हमारा के में जे में है और एक के में है, तो इसका ऑप्शन देख लो। जैसे हम जे जो होता है ये वाई में होता है और के जो होता है इसको जेड में बोलते हैं, तो वाई जेड प्लेन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर वाई जेड प्लेन, 4 का बी। ओके, चलो अगला नंबर पूछो, नेक्स्ट। और कोई डाउट है इसमें? नो सर। 12th नंबर एक बार समझा दीजिए। ओके सर 12th नंबर एक बार से समझा दीजिए। एससी वर्मा में एक सवाल 12th नंबर जैसा मिलेगा, एक वहां पे एक नेट वाला सवाल होगा, ठीक ना। एक मच्छर जो है ना इधर से उधर हुआ मूव करता है, उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा होगा, तो वो देखना उसे। सेम इसी तरीके से होगा, ए पर्सन 30 मीटर। अभी हम जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दे देना, तो तुम ऐसे करके बना लिया करो पहले, ये नॉर्थ साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, तो यहाँ पर ऐसे करके, सपोज तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको ओरिजिन ओ बोल दिया, ठीक ना। स्टार्ट यहाँ से क्या, कहाँ पे चला, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ, ऐसे करके 30 मीटर दे दो। फिर इसके बाद कितना चला, 20 मीटर ईस्ट,
अब यहाँ पहुंच चुके हो, यहाँ से ईस्ट किधर होगा, इधर होगा, 20 मीटर ईस्ट चला। फिर उसके बाद एंड फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ। अब देखो एक डायरेक्शन नहीं दे रखा है यहाँ पे, ऐसे करके लिखा हुआ है साउथ वेस्ट। इसका क्या मतलब हो गया, साउथ में भी और वेस्ट में भी एंगल ये इधर है, कुछ इधर है ये, और दोनों से एंगल कितना 45 डिग्री और 45 डिग्री पे है। ठीक है, तो इसका एंगल ना कुछ इधर की तरफ एरो बनाओगे तो ये एरो किधर आएगा, कुछ इधर की तरफ आएगा, और कितना आएगा ये 30√2 आएगा। और ये एंगल यहाँ पे, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा, चाहे यहाँ से एंगल देखोगे, यहाँ से भी एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा। हो गया। अब तुमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। अब ऐसे सवाल के लिए तुम्हें क्या मैंने ट्रिक बताया था कि हम वेक्टर को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, वेक्टर को हम कहीं पर भी स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक हम इसको क्या करते हैं ना, एक ऐसे करके ओरिजिन बना लेते हैं, एक कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं। तो इधर की तरफ देख लो, इसको यहाँ पर ले आया हमने 30 मीटर, फिर इस वाले को, जो इस वाले को एरो को है, इसको यहाँ पर ले आओ, एंगल में निकालने में यूज कर रहे थे ना, सेम यहाँ पे 20 आ गया ओरिजिन पे, इसको भी पकड़ के ओरिजिन पे ले आओ। ये किधर जाएगा तुम्हारा, ये इधर जाएगा, कितना जाएगा 30√2 जाएगा। एक वेक्टर इधर है, इसको O बोल दिया, इसको O A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, जो OA वेक्टर है, OA वेक्टर इसको लिखो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा OA वेक्टर, ये हो जाएगा तुम्हारा 30, किसमें है तुम्हारा पूरा का पूरा J में है। अब OB वेक्टर बोलो, ये कितना लिखोगे OB को, ये पूरा का पूरा I में है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 20 I कैप। अब ये 30√2 वेक्टर को कैसे लिखोगे, OC वेक्टर को कैसे लिखोगे बताओ, OC वेक्टर को कैसे लिखोगे। अब तुम्हें पता है ना, यहाँ से साउथ वेस्ट है ना, मतलब ये एंगल कितना है, तो जैसे नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, तो यहाँ पे ये एंगल ना 45 होता है। अगर ऐसे करके साउथ वेस्ट लिखा हो तो आपस में, तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ऐसे तो हम नहीं लिख सकते, हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इस वेक्टर को क्या कर लो, ब्रेक कर लो। इसको ब्रेक करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 30√2 इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो ये 30 आ जाएगा, और नीचे भी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ओसी वेक्टर को हम कितना लिखेंगे, एक तो दो, अब ये टूट के ब्रेक होकर ये मिला है, और एक नीचे की तरफ मिला है ना, तो एक हम लिखेंगे -30I और दूसरा लिखेंगे -30J, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो वेक्टोरली अगर किसी चीज को तुम ऐड कर रहे हो ना, वो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट ही देता है। ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट तुम सम आ जाएगा OA प्लस OB प्लस OC का। ओके, जो जिधर चला उसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दो, उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लो और सबको ऐड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 30J प्लस 20I माइनस 30I माइनस 30J, तो 30J चला जाएगा, इधर आ जाएगा -10I। अब देखो यहाँ पे माइनस आया हुआ है, ये I में माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड तो 10 है, लेकिन ये किसके तरफ है, निगेटिव है। मतलब I अगर पॉजिटिव I होता तो ईस्ट की तरफ होता है, निगेटिव आ गया तो ये किधर चला गया, वेस्ट की तरफ चला गया। तो ऑप्शन मैच कर लो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ऑप्शन लिखा 10 मीटर अलोंग वेस्ट। ये -10I को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निगेटिव है ना, तो ये 10 मीटर अलोंग निगेटिव है, तो अलोंग वेस्ट। बताओ, कोई डाउट सर? चलो अगला सवाल पूछो। DPP 3.3 में और कोई डाउट। सर 12 नंबर वाला देखिए जो है सर, वो नहीं था, 12 वाला तो दूसरा था। अच्छा, ये नहीं था सवाल, फिर कौन सा सवाल है, देखकर बताओ यहाँ से। DPP 3. अच्छा नहीं सर, क्या दूसरा पूछा था सर? सर यहाँ पर नहीं, 11 नंबर। 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर रीड कर लो। ये विजिबल है क्या, अच्छा 11 नंबर में क्या है,
3 वेक्टर ए बी और सी दे रखा है और तुमसे पूछा गया 4 ऑप्शन है, राइट एंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नो ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको देखने के लिए ए बी और सी वेक्टर नीचे लिखते हैं और इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्राई करते हैं। आइसोसेलेस है मतलब दो साइड इक्वल होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तुम जानते हो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब साइड एक होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है तो तुम्हारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं 11 नंबर, सबका मैग्नीट्यूड निकाल लो एबीसी का। तो 11th नंबर, 11th का वेक्टर ए इक्वल टू है 3i माइनस 2j प्लस ए कैप, बी वेक्टर है आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5 ए कैप और सी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4 k कैप, ठीक है। तो सबका मैग्नीट्यूड निकालो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट, ठीक है। 14। हाँ, अब जैसे इसका 3 का स्क्वायर करोगे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा √40। सिमिलरली बी करोगे, सी करोगे, तो सिमिलरली बी का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25, ठीक है। स्क्वायर करने से सारा नंबर पॉजिटिव ही आता है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा √35। फिर सी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, √4 प्लस 1 प्लस 16, 21, तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। बताओ क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? नो। इक्विलेटरल सब सर, साइड नहीं। इक्वल नहीं है तो वो तो हमारा गलत हो गया। सर राइट एंगल। अब दो साइड इक्वल भी नहीं है तो आइसोसेलेस भी नहीं होगा। अब राइट एंगल चेक करने के लिए तुम एक बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो। अगर हम देख रहे हैं बड़ा वाला को पकड़ो और दो छोटा वाला को स्क्वायर करके देखो। अगर हम ऐसे करें b इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ सर, तो कर रहा है। इसको अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये चीज क्या हो गया, तो मतलब तुम यही बोलोगे कि ए और सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए और सी आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है, ए और सी आपस में परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर हमारा बी है। तुम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो एक तो करने का ये भी तरीका हो गया, आगे से सवाल बहुत मिलते रहेंगे, तुम्हें जो अच्छा लगे। तुम इनका ना डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। वेक्टर ए डॉट सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए अगर राइट एंगल फॉलो कर रहा होगा तो, हाँ या ना। हाँ सर। तुम इस सवाल को ऐसे ना करके कोई ऐसे करता, अच्छा हम देखते हैं राइट एंगल है कि नहीं, अगर वो पूछता है, यहाँ तो चारों दे दिया, एक बार हम ए डॉट बी करके देखते, बी डॉट सी करके देखते, सी डॉट ए करके देखते, कुछ स्टेप्स। अगर हम ए डॉट सी करेंगे तुम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल कर देखो, तुम्हें 0 आ रहा होगा। ए डॉट सी करना है ना, ए और सी ये दोनों है, 3 2 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से जे और जे माइनस माइनस जो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा और ये तुम्हारा 4 आ जाएगा। ई ओ ए डॉट सी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, 3 दूनी 6 2 और 4, सही तो लिखा है, 0 आना चाहिए। चलो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये करना चाहिए यार। ए डॉट सी, चलो ये वाला तो समझ में आ गया, इसको हम देखते हैं। ए डॉट सी भी आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। चलो अगला पूछो 11 नंबर के अलावा, ये समझ में आ गया नहीं यहाँ से। हाँ सर, ये तक आ गया। हाँ चलो ठीक है, अगला पूछो। इसमें डीपीपी 3.3, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बाकी सिंपल एडिशन वाला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम डीपीपी 3.2 पे। चलो इसमें पूछो,
3.2 रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, यहाँ पे ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर से रिलेटेड सवाल है। 3.2 में 12 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 9 नंबर, ठीक। ओके, पहला में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ have the resultant of the same magnitude f, then the angle between two forces। ये मैंने बोला था याद कर लेना, ठीक है। दो फोर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड का है और रिजल्टेंट भी उतना आ रहा है तो आपस में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, बताया था, बहुत काम का रिजल्ट है 120 डिग्री। तो ये सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, 4 में भी दिक्कत नहीं हुआ, 5 में पूछ रहे, 4 में दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 4 से रिलेटेड ढेर सारे सवाल है। 4 से रिलेटेड नहीं भी तो 3 सवाल है इसीलिए। 5 नंबर, इफ वेक्टर पी क्यू एंड आर हैव ए मैग्नीट्यूड दे रखा है और बोर्ड एक ट्रायंगल दे रखा है 5 में, वेक्टर पी प्लस क्यू इक्वल टू आर। मैंने अपने मन से एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू और आर, ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये इसीलिए पी क्यू आर यहाँ पे राइट एंगल देख रहे हो बना रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है 5, 12 और 13, अगर इस तरीके का वैल्यू दे रखा हो 3, 4, 5, ठीक ना, जानते हो ना, एक तो इसमें 90 डिग्री बन रहा होगा, इसमें देखोगे ना 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा बना होगा कि पी का वैल्यू ले लो, 5 नंबर में 5 और 12, पी ले लो 5 और ये ले लो 12, तो ये ले लो 12 और आर क्या हो जाएगा 13 होगा कि नहीं पाइथागोरस से। ये एंगल 90 डिग्री है, इस एंगल को तुम थीटा ले लो, क्योंकि एंगल बिटवीन किसके बीच में पूछा गया है हमें, क्यू एंड आर, तो यही है, इस एंगल को थीटा ले लो। यहाँ पर कॉस थीटा लिख लो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताओ, क्योंकि सारा आंसर कॉस के टर्म में हो सकता है, साइन के टर्म में भी हो, सेक के टर्म में भी हो, कॉस दे रखा है इसीलिए हम यहाँ पे कॉस थीटा लिख रहे हैं। कॉस थीटा क्या लिखेंगे बताओ, बी बाय एच होता है ना, बी कितना है यहाँ पर बेस, अगर ये हमारा थीटा है तो ये वाला हमारा बेस है क्यू वाला, तो ये 12 हो जाएगा और एच कितना होगा 13 होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 12 बाय 13 हो जाएगा। कोई इसको थीटा लेकर कर रहा होगा उसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगा, मत लेना, जिसके बीच में निकालना है उसी को थीटा लेकर सॉल्व करना, इजीली हो जाएगा आंसर। ओके, 5 नंबर समझ में आया, ठीक है। ये देखो 4 नंबर मैंने क्लास में करवाया था, अगला 7 नंबर है, 7 नंबर, द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस P एंड Q इज परपेंडिकुलर टू P, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन P एंड Q। ये मैंने एज ए रिजल्ट ने करवाया था, ये रिजल्ट करवाया था, एक रिजल्ट निकाला था मैंने, cos थीटा इक्वल टू -P/Q, और मैंने बोला था इसका एप्लीकेशन करना, जैसे 4 नंबर में, ये 6 नंबर में इसका अप्लाई करना। अगर तुमने 4 और 6 बनाया ना तो 7 में तुम्हें डाउट होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब तुमने 4 और 6 भी सही से नहीं बनाया। देखो 7 नंबर एक बार समझ लो कि द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज परपेंडिकुलर टू P। हम जानते हैं अगर दो वेक्टर होता है ना, जैसे ये हमारा P है और ये Q है, तो रिजल्टेंट इसके बीच से ही निकलेगा। तो अब यहाँ पे बोला जाए P के परपेंडिकुलर हमें रिजल्टेंट को रखना है, तो Q को कहीं ना कहीं इधर देना पड़ेगा और P तब जाके ये R परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम ऐसे बनाएंगे इसको, हम अपने मन से इतना तो हम सोच सकते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, इस ये हमारा P वेक्टर रहा, Q वेक्टर को कुछ इधर रखना पड़ेगा Q को, तब जाके रिजल्टेंट जो होगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये P के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको ऐसे करके ड्रॉप करो, ऐसे करके ड्रॉ करोगे। अब तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड Q, ठीक है, व्हाट इज द एंगल, हाँ P एंड Q, तो यहाँ तक तो एंगल 90 है, ये एंगल कितना है वो तो हमें पता नहीं है, वो एंगल हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा का सीधा हम एक रिजल्ट आता है, ठीक ना, अगर ये रिजल्टेंट है तो एंगल निकालने के लिए tan अल्फा निकालने के लिए बताया था रिजल्ट, tan अल्फा कैसे लिखते हैं, tan अल्फा क्या होता है, रिजल्टेंट और P वेक्टर के बीच में, ठीक ना, इसके बीच में हम अल्फा वैल्यू लेते हैं, फिर इसको हम P और R, जैसे नहीं याद रखोगा तुम्हें, ये वेक्टर हमारा P था, ये वेक्टर हमारा Q था, इसके बीच से हमारा ये रिजल्टेंट गया,
तो आगे करके हम, और ये एंगल थीटा था, ये एंगल अल्फा था, तो यहाँ से हमने लिखा था tan अल्फा इक्वल टू, ठीक है। और देखो P के ये रिजल्टेंट जो ये एंगल अल्फा किसके साथ है, P के साथ है, तो हम यहाँ पे Q वाला लिखते थे, ये सब याद करनी चलता रहा हूँ, Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा, cos थीटा ऐसे लिखते थे हम, याद आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे tan अल्फा लिखेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर टोटल एंगल P और Q को हम थीटा बोल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर था P और Q के बीच में एंगल थीटा, यहाँ पर जो थीटा लिखते हैं एंगल वो थीटा लिखते हैं, अल्फा नहीं लिखते, अल्फा सिर्फ यहाँ पे tan के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे tan अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो छूट गया कौन सा है, P के साथ है तो Q वाला लिखेंगे, Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। ये ऐसे तुम्हें याद रहेगा तो बहुत आसान होगा, इसी वर्वा में ऐसे ही सवाल है, कभी ये पूछ दिया लिखने के लिए, कभी अगर इधर से हमें बीटा पूछ देता, अगर मान लो हमें tan बीटा पूछ दिया, ठीक है, tan बीटा लिखिए, ये वाला बीटा है, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P sin थीटा, क्योंकि ये जो tan बीटा है Q के साथ गिवन है, तो बच कौन गया P है, तो P sin थीटा डिवाइडेड बाय Q प्लस P cos थीटा, तब ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये ऐसे लिखा tan अल्फा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है ना, P के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 90 डिग्री इक्वल टू Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा, ओके। tan 90 होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख लेते हैं, 1/0 लिखने से हमें क्या फायदा हुआ, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बताओ, P प्लस Q cos थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा, तो यहाँ पे हम Q cos थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, माइनस P बोलेंगे, यहाँ से cos थीटा बराबर क्या बोलेंगे, माइनस P बाई Q बोलेंगे, और यहाँ से हमें थीटा पूछा है तो थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस P बाई Q बोलेंगे, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में, हाँ या ना बोल, चलो अगला पूछो, अगला कौन सा था, 5 हो गया, 9 नंबर पूछना है, और कौन सा है, 10 और 12 भी आ गया, एक 10 ऐड होगा, चलो 9 नंबर देखते हैं, ओके। 9 नंबर एक बार रीड कर लो, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P and Q आर इन a ratio 3:1, which of the following relation is true, ठीक है। 9 नंबर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, P प्लस Q इक्वल टू 3, ठीक है ना, यही दे रखा है ना, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होता है किसी चीज का बताओ, अगर दो वेक्टर, एक सेकंड कुछ प्रॉब्लम हुआ इंटरनेट का, ठीक, 9th नंबर रीड करते रहो, तो आते हैं 9th नंबर, 9 में यही है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, अब जैसे दो वेक्टर है P प्लस Q है, ठीक है, तो इसका बताओ कि क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू, दो वेक्टर का इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, इसका मैक्स वैल्यू P प्लस Q आता है, P प्लस Q आता है, और इसका अगर हम P प्लस Q का मिनिमम वैल्यू निकालना होता है तो वो क्या आता है, P माइनस Q आता है, हमें यहाँ पर दे रखा है रेशियो में, हमें दे रखा है P प्लस Q इक्वल टू 3 है और P माइनस Q इक्वल टू 1 है, इन दोनों को सोल्व करो, इसको सिंपली क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो 2P इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो P इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर P इक्वल टू 2 आ गया तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमें क्या पूछा है, P डिवाइडेड बाई Q करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/1 आ जाएगा, और चारों ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 से, ठीक है। 9 नंबर आया समझ में, सर वेक्टर, और बताओ अगर तुमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बताइए थीटा बताइए कितना होगा जब मैक्सिमम रिजल्टेंट हो रहा है, बताओ 0 डिग्री, जब थीटा मिनिमम कितना आता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ओके 9 हो गया, अगला 10 नंबर, 10 और 12, 10 को पढ़ो, the two forces 3 Newton and 6 Newton are at an angle theta such that resultant is R. The
the first force now increased by 6 Newton. The resultant force become 2R. The value of theta. काफी सिंपल है ये 10 नंबर, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें। वेक्टर ए बराबर 3 न्यूटन, वेक्टर बी बराबर 2 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। और रिजल्टेंट अगर इससे निकालेंगे तो अंडर रूट कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पहले केस में यही है, वैल्यू रखते हैं r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर के जगह पे 9, बी के जगह पे 4 प्लस यहाँ से 3 दूनी 6 दूनी 12 12 cos थीटा, इतना आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंडर रूट 13 प्लस 12 cos थीटा, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई कर लो, आर स्क्वायर इक्वल टू 13 प्लस 12 cos थीटा, इसको बोल दो इक्वेशन 1। ओके, अब दूसरे केस में जाओ। दूसरे केस में क्या हुआ है, द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन, मतलब ये 6 हो गया है, इंक्रीज्ड होके नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन। द रिजल्टेंट बिकम्स 2r, द वैल्यू ऑफ थीटा। यही सेम केस लेकर चलना है और b एज ए टीज रहेगा, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे a जो है इंक्रीज हो गया, तो मतलब यहाँ पे बोलोगे 9 अब a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 6 न्यूटन हो गया, 3 से बढ़कर, और b जो है b कितना था, b है 2 न्यूटन, b है 2 न्यूटन, b इक्वल टू 2 न्यूटन। ओके, और तब रिजल्टेंट जो हो गया है वो 2r हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2r इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर सीधा 36 प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो ये आ गया 6 इंटू 2r कहाँ से है यार? अभी बता रखा कि रिजल्टेंट डबल हो गया। सवाल में पढ़ो ना, अगला स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखोगे cos थीटा, इतना आ गया। इसको क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा अंदर में तो सिंपली ऐड होगा 40 प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24, ये 12 cos थीटा, ये आ जाएगा यहाँ से 12 cos थीटा, 12 cos थीटा, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक है, 40 12 24 cos थीटा 4r स्क्वायर, ठीक। अब इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, और क्या कर लो, अब इन दोनों को इक्वल कर लोगे तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। 1 में मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है। 1 में 4 से करोगे तब तुम इक्वेट कर सकते हो, देन इक्वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 13 इंटू 4 कितना होता है 52 प्लस 12 गुना 12 को 4 टाइम से करो 48 cos थीटा। अब ये इस इक्वल किसके कर दोगे, 40 प्लस 24 cos थीटा के कर दोगे। अब इसको एक तरफ कर लो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 24 cos थीटा इक्वल टू, और इसको मैंने इधर ले आया और इसको इधर लेके जाओ, इधर आ जाएगा तुम्हारा -12 आ जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू -हाफ हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा। जैसा जैसा कंडीशन सवाल में दिया गया वैसे किया गया और आंसर आ गया, ठीक है। 120 डिग्री। अगला बताओ क्या है, अगला तुम्हारा है 12 नंबर, डाउट कौन सा था, 12 था ना। The maximum and minimum magnitude of the resultant of two given vector 17 unit and 7 unit respectively. If these two vector are at right angle to each other, then the magnitude of their resultant. ये भी तो सिंपल ही हो गया 12 नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम। अब तुम्हें वो वैल्यू नहीं दे रखा है तो तुम ये तो बोल सकते हो a प्लस बी जो है हमारा सीधा a प्लस बी जो है वो हमें कितना मिल रहा है
सर ये वाला डीपीपी मुझे नहीं मिला है, सेंड। ठीक है, ये मैं सेंड कर दूंगा, आज मैं एक साथ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होता है, हम जानते हैं आर मैक्स का वैल्यू होता है ए प्लस बी, ठीक है, और आर मीन का वैल्यू होता है ए माइनस बी। ओके, और यहाँ पे हमें ए प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू 17 दे रखा है और मिनिमम वैल्यू हमें 7 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ से ए और बी निकालते हैं, ए और बी यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी निकालोगे, बी भी कट जाएगा, 2a इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 17 26, तो ए बराबर 13 तो 12 24। ठीक, 17 और 7 दे रखा है। ठीक है, तो ए बराबर हमारा कितना मिलेगा, 12 मिलेगा ना। ठीक है, ए बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से 12, और बी कैलकुलेट करेंगे तो बताओ बी कितना हो जाएगा 5। ए और बी मिल गया, और आगे एंगल कितना दे रखा है, थीटा 90 डिग्री पे इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या निकालोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री पे दे रखा है, 90 पे ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने से आ जाएगा। अगर ये 5 12 हो तो ये 13 आता है। ठीक है, इसको करके देख लो, ये तुम्हारा आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये चीज तुम्हारा अंडर रूट 169 आएगा, ये 13 आएगा। ठीक है, आया हाँ समझ में? सर। ओके सर, 15 नहीं हुआ मेरा। चलो 15 भी देख लेते हैं। 15 नंबर में क्या है, 3 फोर्सेस पी क्यू एंड आर आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन ए प्लेन, द एंगल बिटवीन पी क्यू, देखो एंगल दे रखा है पी एंड क्यू बराबर 150 डिग्री, और क्यू एंड आर दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया, और फोर्स जो है इक्विलिब्रियम में है, फोर्स जो है हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो रेशियो पूछा गया है कि P/Q/R क्या रेशियो होगा, इसी तरीके से हमें निकालना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक डायग्राम प्लॉट करो, अपने मन से तुम डायग्राम बनाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे रेफरेंस मान लेता हूँ P को, कोई Q मान ले, जैसे मैंने ऐसे करके इसको P बोल दिया। तो बताओ 150 डिग्री के लिए यहाँ तक तो 90 होगा, ऑब्वियस है कि Q कुछ इधर होगा, ये Q इधर होगा, तब ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, इसको मैंने बोल दिया 150 डिग्री। ओके, अब बताओ Q और R के बीच में एंगल बोल रहा है 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करूँ तो बताओ ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। 30 ठीक है, और Q और R किधर बनाऊंगा मैं, R मैं नीचे की तरफ बना लेता हूँ। एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q 150 दे रखा, तो दोनों का टेल मिला दिया। अब Q और R से 120 डिग्री, ये 90 है, तो कितना बच गया, कितना एंगल और घूमना पड़ेगा R की तरफ के लिए, 90 डिग्री। ये 30 दे रखा, तो 30 + 90 होता है ना, तो ये इधर हमारा R आ जाएगा, इधर हमारा R हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 60 90 ना, 90 + 30 होता है 120। ठीक है, तो हमारा P और R के बीच में एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना बच गया, देख लो दोनों परपेंडिकुलर है, ऐड करके देख लो, 150 ऐड करो प्लस 120 ऐड करो, तो ये तुम्हारा 90 बचेगा। ठीक है, अब तुमने सारा प्लॉट कर दिया, अब तुम्हें रेशियो बताना है। अब देखो इसको क्या करोगे तुम, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं, सर अप्लाई करके भी किया जा सकता है, क्या करके, लिमिट थ्योरम। अभी अप्लाई कर देता हूँ ना लिमिट थ्योरम, इक्विलिब्रियम में है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ना परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे करके एक एरो ड्रॉ करते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये इंक्लाइंड है। तो बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये 30 है, ये देखो ना, ये दोनों डॉटेड लाइन आपस में परपेंडिकुलर पे ना, ये 60 डिग्री होगा। अगर हम Q को ब्रेक कर ले तो बताओ इधर क्या आएगा हमारा, इस तरफ Q cos 30 डिग्री। ठीक है,
तो इसका वैल्यू क्या होता है q, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, और एक q का कंपोनेंट इधर भी होगा, वो बताओ कितना होगा q sin 30 होगा, sin 30 डिग्री होगा ना, हॉरिजॉन्टल की तरफ ये होगा तो वर्टिकल की तरफ ये होगा, या नहीं तो तुम ये एंगल 60 निकाल चुके हो तो इसको बोलोगे q, अगर इसको इसके तरफ लेके जाओगे तो cos 60 डिग्री बोलोगे। ठीक है, ये चीज में तो दिक्कत नहीं है ना, दोनों जगह बात बराबर ही आएगा, सेम ही आएगा, q/2 ही आएगा। अरे इस एक वेक्टर ऐसे करके था हमारा 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे ये q था, इसको कंपोनेंट ब्रेक करोगे, ठीक है, तो इधर की तरफ आएगा q cos 30 डिग्री, और इधर क्या आ जाएगा q sin 30 डिग्री, यही चीज मैंने लिखा, तो यहाँ पर sin 30 हाफ होता है, तो ये q/2 आ गया। अब ये चीज क्या होगा, और बोला गया कि इसमें इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कहने का क्या मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रेस्ट पे है, हर एक तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, तो तुम क्या करो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बैलेंस कर दो, तो P बराबर क्या बोलोगे, P वाले फोर्स, अगर ये इक्विलिब्रियम, अगर ये P से जा रहा है तो इसका मतलब है इसके अपोजिट में भी इतना ही फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जो पीछे का जो फोर्स लग रहा है q√3/2 के। फिर एक चीज तो यहाँ से बोलोगे, और एक ऊपर से बोलोगे कि वर्टिकल वाला भी कहीं पे नहीं जाना चाहिए, ना अंदर आना चाहिए ना ऊपर जाना चाहिए, 2/2 = r बोलोगे। ठीक है, एक यहाँ मिल गया। अब देखो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो क्या, अगर मैं इस वाले को ऐसे करके लिखूं, p के नीचे में √3 को ले आओ तो ये q/2 हो जाएगा, इस वाले को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो इधर भी इसको इक्वेशन 1 बोल लो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, तो q/2 = r है और यहाँ से q/2 = p/√3, इसका मतलब दोनों चीज आपस में इक्वल होगा, q/2 इक्वल होगा कि इसके r के और इक्वल क्या होगा p/√3 के, होगा कि नहीं। हमसे जो पूछा गया है रेशियो p/q/r में पूछा गया, तो हम p वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, फिर q वाले टर्म को लिख लेते हैं, फिर हम r वाले टर्म को लिख लेते हैं, कुछ नहीं तो नीचे में 1 लिख दो। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो आ जाएगा तुम्हारा √3:2:1, नीचे में यही सब है ना, तो देख लो यही सब नीचे ऑप्शन तुम्हारा डी से मैच कर रहा है। ओके, आया समझ में। हाँ सर। ओके ओके, तो तुम लोगों का लंच का टाइम हो गया है, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। बहुत सारे बच्चे डिस्कशन में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते हैं, वो काउंट ओके 39 हो चुका है, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि बना ही नहीं रहा है। अगर 66 था। नहीं यहाँ पर भी था, डिस्कशन में आना नहीं चाहता है ना, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में 55 तक गया, जैसे ही डिस्कशन स्टार्ट हुआ सब अपना रास्ता क्लियर कर दिया। ठीक है, तो रेस से तो समझो वो ऑलरेडी ही बाहर है, तो ये काम नहीं करना, डिस्कशन मेन होता है, अब इसके बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, कल हम बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और साथ में जो HCV का एक्सरसाइज दिया है, HCV ऑब्जेक्टिव 1 और 2 तो करना ही करना, साथ में जो सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है, सब्जेक्टिव सवाल है वो भी कर लेना। ठीक है, सब्जेक्टिव का करेक्ट दे, ऑब्जेक्टिव का आंसर, ऑब्जेक्टिव 2 में सर 3 आंसर करेक्ट होंगे क्या। हाँ SC वर्मा में वो सिंगल नहीं है, मल्टीपल है उसमें। ठीक है, तुम्हें देखना होगा, ये उसमें सिंगल भी है मल्टीपल है, हो सकता है 4 ऑप्शन सही हो, तो एक एक ऑप्शन चेक करना है। तो कल SC वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 और 2 कर लेना, अगर टाइम मिले तो सब्जेक्टिव का 5 कर लेना। ठीक है, तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। हाँ सर, ऑब्जेक्टिव का 6 नंबर कर दीजिए कल। हाँ ठीक है सर, ये वाला डिफरेंस दे देंगे सर। ओके, मैं सेंड कर दूंगा सब। चलो ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू धन्यवाद सर। थैंक यू।